Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very warm welcome. You're watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफसर. आई मिस यू गाइज सो मच बिकॉज थॉरली पूरा हफ्ता जो है मैंने शो नहीं किया. शो में देखती रही क्योंकि हरमीत पाजी को मिस कर रही थी, पब्लिक को मिस कर रही थी. बट ऑल दो वापस आने के फ़ौरन बाद एक वार्म वेलकम इस्लामाबाद से हुआ और उसके बाद लाहौर से. कल इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हो रही थी और आज लाहौर में भी हो रही है. लेकिन इर्द गिर्द अभी आपका जो बारिश के अलावा सियासी टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है. तो चलिए जी हरमीत पाजी के पास चलते हैं. इस्लामाबाद की आबो हवा क्या कहती है उनसे जान लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो. वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सोहा. बात आपने दुरुस्त की कि हमने भी आपको बहुत मिस की और बहुत सारे ऐसे पैगामात मुझे भी मौसूल होते रहे कि सोहा कहाँ है. मैंने कहा सोहा चली गई, अब हमेशा के लिए नहीं बल्कि वापस आएगी. तो आपने मौसम की बात की, वाकई कल से हम देख रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला तो चल रहा था लेकिन आज नीला नीला अंबर है और ठंडी ठार हवाएं. क्योंकि आपको पता है कि हमारे आसपास जो है बर्फबारी हुई है मरी के पहाड़ों पर. और फिर अगर इस्लामाबाद में बात करें तो कल पूरा दिन जिस तरह आलाबारी होती रही और वो तस्वीर आपने शायद देखी होंगी. लेकिन अभी मौसम जो है ठंडा ज़रूर है लेकिन धूप लगी है. धूप जो है ना वो हरमीत, जैसे मैं पहले कह रही थी ना कि भाई ये धूप नहीं है, ये सियासी टेम्परेचर है जिसने इर्द गिर्द माहौल को काफ़ी गर्माया हुआ है. अच्छा, वैसे हमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था. एक बारिश जो कि फाइनली हो गई और दूसरा जनाब होने वाले इंतखाबात. फरवरी आज है जनाब 1 फरवरी 2024. फरवरी यानी 2024 में फरवरी में इस महीने में. लेकिन आज भी एक चीज़ सोहा, बहुत सारी मीटिंग्स होने वाली हैं और ख़ास मीटिंग का इंतज़ार है कि क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इलेक्शन होंगे. क्योंकि बाजवड़ के बाद हम देख रहे हैं कि बाजवड़ में इलेक्शन मुलतवी होने के बाद जो हालात इस वक्त बलूचिस्तान या दीगर खैबर पख्तूनख्वा की जो चीज़ें आ रही हैं, तो आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फैसला आ सकता है जो कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हैरान परेशान हो सकते हैं. अगर फैसलों की बात ही हो रही है तो ये फैसलों की बात ही कर लेते हैं. एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर जिन्होंने 2018 में भी एक फैसला सुनाया था और आज हिस्ट्री हैज रिपीटेड सेल्फ, एक बार फिर से उन्होंने फैसला सुनाया. आपको पता है कि इलेक्शन से ठीक 6 दिन पहले जो है वो बानी PTI चेयरमैन, एक्स चेयरमैन बल्कि कहे तो बिल्कुल ठीक होगा, PTI जो है उनको 10 साल कैद की बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद 14 साल जो है वो तोशा खाना में और 10 साल के लिए उनको नाअहल भी कर दिया गया है. ये लाइन वाइज हम देख रहे हैं, पहले 10 साल फिर 14 साल, उसके बाद 10 साल के लिए नाअहल. फिर बुशरा बीबी जो है वो भी खुद अदालत पहुंची, खुद जेल अडियाला जेल पहुंची, अपने आप को उन्होंने सरेंडर किया. अच्छा, ये सारी सिचुएशन हरमीत हमारे सामने है लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि तमाम तर लोग जो है इर्द गिर्द राइट लेफ्ट, अब मैं बात करती हूँ हमेशा लोगों की हर एज ग्रुप की, तो पीपल आर ग्लू टू द स्क्रीन नाउ. अब हर किसी को देखना है कि होगा क्या. जिन मीटिंग्स की आप बात कर रहे हैं, जिन फैसलों की मैं बात कर रही हूँ, उसके बाद डायमेंशंस जो है वो कहीं भी जा सकती है. हम देख रहे हैं कि हर रोज़ की बुनियाद पर चीज़ें चेंज हो रही हैं. इंतखाबात होने हैं या नहीं होने, ये आज भी एक एम्बिग्विटी का शिकार ही है. ये आज भी एक सवाल ही है जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे. ऑल दो प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं. सियासत से हम इसलिए ज़रा आगाज़ कर लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात की जा रही है और हमें बेसब्री से इंतज़ार भी है कि जो वादे हमसे किए जा रहे हैं, जो बातें की जा रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, हमेशा की तरह आवाम एक बार फिर से, मासूम आवाम कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, बाशऊर तो हमारी आवाम मुझे लगता है कि पहले की निस्बत हरमीत अब थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है. मतलब आवाम को ये पता है कि उन्होंने वोट किसको देना है और किसको नहीं देना. बस इस हवाले से जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, हमारी जो टीम है, मुख्तलिफ चैनल्स की जो टीम है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं वो फील्ड में मौजूद रहते हैं हरमीत. और मौजूद होने के साथ देखिए ये सबसे बड़ी बात है सोहा के सोशल मीडिया के आने के बाद लोग सवाल करना जो है वो शुरू कर गए और हम ये देख रहे हैं कि ये नहीं देखा जा रहा जिस तरह बरादरियों को देखा जा रहा था बहुत सारी चीज़ों में. आज भी कुछ इलाकों में ऐसी सूरत हाल है लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ वीडियोज़ हमारे सामने आती हैं वहाँ बाकायदा सवाल किया जाता है. कल परसों एक रहनुमा थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, तब वो हल्के में जाते तो उनसे बहुत सारे सख्त किस्म के सवाल भी उन्हीं के बरादरी के लोगों ने किए कि जनाब 5 साल आप किधर थे. अब हमारी याद है कि तो इस किस्म के क्वेश्चन अगर होते हैं तो मेरे ख्याल में जो उम्मीदवारान है, जो रुकन बनते हैं पार्लियामान के, तो कम से कम फिर उनको भी ख्याल होता है कि उन्होंने वापस भी जाना है. सिर्फ इलेक्शन के दिनों में वो ढोंग रचाना, वो पूरा का पूरा एक्टर बन जाना, वो जिस तरह एक्टिंग हम देख रहे हैं आजकल हो रही है और जिस तरीके से पाइप वगैरह बांटे जा रहे हैं, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने. लेकिन काश ऐसा भी होता कि 5 साल तक भी यही सूरत हाल रहती कि आप लोगों की ताज़ियतों में, खुशियों गमों में भी जाते और इसी तरह काम जो फलाई काम आप अब कर रहे हैं, ये फलाई काम 5 साल तक भी जारी रहते तो बहुत अच्छा होता. बिल्कुल ठीक कह रही है. ये सारे सवाल चले आप भी कर लेते हैं.
और मैं भी कर लेती हूँ, लेकिन आम आवाम के सवाल जो हैं वो अभी भी यही है कि पीटीआई के साथ जो हो रहा है, नून लीग के साथ जो हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो फेस किया था, क्या यही जो है वो ट्रेन ऐसे ही चलती रहेगी और ऐसे ही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी? खैर, इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हफीजुल्लाह खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, उम्मीद है कि आप बेहतरीन होंगे और मज़े से आजकल अपने राइट लेफ्ट जो हैपनिंग हो रही है इलेक्शन की उसको एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले सर ये बताएगा कि 10 साल साइफर, 14 साल तोशा खाना और उसके बाद बुशरा बीबी, ये जो अब सज़ाएँ बामुशक्क़त दे दी गई हैं, इस केस को और इस सज़ा को, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि इसके असरात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ आप परसों का फैसला भी शामिल कर लें और कल का फैसला मिलाएं तो कल 14 साल और परसों 10 साल। परसों उनके साथ शामिल कुरैशी शामिल थे और कल बुशरा बीबी जो है वो 14 साल में उनकी जो है उनको वो साथ शरीके सजा रही हैं हुई हैं। मेरा ख्याल ये है कि पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि सजा होगी एक ही वक्त में होती है। ये नहीं होगी कि 14 साल 10 साल, ये कोई 24 साल या वो नहीं होगी। अच्छा। मुझे इससे पहले कि कुछ कहूँ, मुझे एहसास है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या इमरान खान साहब को चाहने मानने वाले हैं वो बड़े कर्ब, तकलीफ और इब्तला से गुजरे होंगे और मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ। इससे पहले मैं चूँकि मुस्लिम नून के वर्कर्स को भी जब मिलता था और देखता था तो नवाज शरीफ साहब को 10 साल और उनकी बेटी को 5-7 साल की सजा हुई थी। हकीकत यह है कि जो उनके चेहरों पे जो कर्ब, तकलीफ और एक फ्रस्ट्रेशन और एक बेबसी की कैफियत थी वो भी मेरे सामने है। उससे पहले भी कई वाक़यात हैं, मैं भुट्टो साहब का भी उसमें कोट कर सकता हूँ, लेकिन ये सब में एक ही मुश्तरक है कि एक बेबसी की कैफियत है। अब ये सजाएं तो जाहिर है कि किसी तनाज़ुर में दी गई हैं। शायद इसी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को डिमोरलाइज किया जाए। सजाएं मेरिट हुई या नहीं हुई मैं उसमें अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात है जो मेरा नवाज शरीफ साहब के वक्त में भी बिल्कुल मैं यकसुई के साथ एक बात कहता था कि आर्टिकल 10A जो है वो अब्दी नींद सो चुका है जब ये मुकदमा चल रहे थे। इमरान खान साहब के मामले में भी आर्टिकल 10A जो आइन का इंतहाई अहम हमारे बुनियादी जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है, तो वो अब भी नींद सो रहा है। उसकी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। जस्टिस हरिड, जस्टिस बरिड सुन रखा है। इंसाफ वो जो दिखाई दे, अब दिखाई तो शायद ये भी दी है, अब ये इंसाफ है या नहीं है, लेकिन इसलिए जल्दी में इतनी हेस्ट पे सजाएँ शायद इसलिए दी गई हैं कि 9 मई के बाद और जैसी तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती हुई हैं तो उसको देखा गया कि तहरीक इंसाफ के लोग उनके हौसले पस्त हो गए हैं, उनकी हौसला शिकनी हुई है और वो सियासत से या उन्हें माफ़ी तलाफ़ी ले ली है या बरात ले ली है या भाग गए हैं या छुपे फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उसको रीइंफोर्स करने के लिए जो लोग इस वक्त जिनके कब्जा इस्तेमाल में इक़्तिदार है उन्हें यही सोचना होगा कि 8 फरवरी से पहले अगर ये सजाएं आ जाएं तो मज़ीद उनकी हौसला शिकनी होगी। नियाज़ी साहब, एक और चीज़ अगर हम देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, खासकर इमरान खान के हवाले से हम बात करें, पीटीआई के वर्कर्स के हवाले से बात करें और जिस किस्म के केसेस आ रहे हैं, जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि इलेक्शन भी करीब है और पीटीआई की जो सपोर्टर है उनका किस किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है इलेक्शन के दिन या अब ये सूरत हाल चल रही है? इस सिलसिले में 2 बातें मैं कह देता हूँ ताकि आपका कोई सवाल बच जाए, और वो ये है कि इसके दोनों तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। उनके अंदर कोई गम, गुस्सा और जोश बढ़ भी सकता है और उनमें जो है गम और गुस्सा और कोई जोश जो है उनको उनके अंदर मायूसी भी फैला सकता है और वो अपने आप को 8 फरवरी से लातल्क 8 फरवरी के सिलसिले में उनके अंदर एक अदम दिलचस्पी भी हो सकती है।
वी हैव सीन यू ऑन सो मेनी स्क्रीन्स और आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो आती रहती हैं। कुछ दिन पहले गालिबन आपने कहा था कि अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे तो सत्यानाश, ना हुए तो सवा सत्यानाश। सर, इस स्टेटमेंट की ग्राउंड रियलिटी क्या थी, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था आपने? मैंने कुछ दिन पहले जरूर दिया, लेकिन ये मैं तसलसल से कई महीनों से कह रहा हूँ, अपने कॉलम्स में लिख चुका हूँ, अपने जियो के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, और अपने वीलॉग्स में बार बार मैं कहता हूँ। ये इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और अगर उसको मुख्तसर तरीके से बयान किया जाए, जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त अदम इस्तेकाम है, वो जो है, वो जो पाकिस्तान मुमलिकत किसी रियासत के लिए जानलेवा साबित हुआ करता है। सियासी अदम इस्तेकाम कौमें तहलील होते देखिए हमने तारीख में। तो हमारे यहाँ ये अदम इस्तेकाम है, इसकी जो संगीनी है उसका तयन अंदाज़ा करना जो है, मेरा ख्याल में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा है। जो उसके इसकी जो शिद्दत और हिद्दत है बहुत ही ज़्यादा है। अब अदम इस्तेकाम को अगर कोई चीज़ ख़त्म कर सकती है तो ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके अंदर राय अडल्ट फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं, या जिसको कहना चाहिए कि बालिग राय दही कहते हैं, वो लेटर एंड स्पिरिट के अंदर जो इस्तेमाल हो, तो उससे कुछ जो है लोगों के अंदर जो है मायूसी या उनकी फ्रस्ट्रेशन कम हो सकती है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अदम इस्तेकाम जिससे हम गुजर रहे हैं, ये इलेक्शन जो है उसकी गारंटी है कि उसको ठीक कर देंगे। और वसूल दिगर खुदा न खास इलेक्शन ना कराए गए तो फिर तो समझे कि सवा सत्यानाश नहीं, 1.25 लाख सत्यानाश हो सकते हैं। फिर तो मुमलिकत खाका बदान उसकी सालमियत जो अभी भी उसके ऊपर जो जिसको कहना चाहिए कि खतरात की गंगूर घटाएं तुली खड़ी हैं, फिर तो उसके जान के उसको लाले पड़ जाएंगे रियासत पाकिस्तान को। सब एक और चीज जो हमने देखी है, हम जब देखते हैं माजी की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे वज़ीर आज़म भुट्टो साहब से लेकर फिर हम आते हैं नवाज शरीफ साहब तक, अब तक जो सूरत हाल है, इससे कबल जो शायद खाका नवाज साहब देखें, राजा परवेज अशरफ साहब को देखें, गिलानी साहब को देखें, अब ये सूरत हाल इमरान खान के खिलाफ जो फैसले आए, क्या फ़र्क आपको लगता है माजी के फैसलों में और अब के खान साहब के खिलाफ जो फैसले आए हैं? लेकिन इसके अंदर एक चीज मुश्तरक है कि जिस किसी सियासतदान ने या हुक्मरान ने या किसी और शख्सियत एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली, तो उसकी जो फौरी सियासत है उसके रास्ते हमेशा से मसदूद रहे हैं। मैंने उनको उसके बाद होने वाला फौरी इलेक्शन अगर माशाअल्लाह नहीं लगा, और अगर माशाअल्लाह लगा तो भी उसमें उनको मैंने कहीं नहीं उनका वजूद देखा। तो ये बात इमरान खान साहब ने अगर तारीख पढ़ी होती तो वो जब 10 अप्रैल 2022 को माजूल हुए थे या उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए निकाला गया था, तो वो उस वक्त तयन कर लेते कि मुझे 2023 का इलेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं इस तरीके से अपनी सियासत करूं कि 2028 का इलेक्शन जो है वो मेरे लिए महफूज हो जाए। और उसकी मिसाल सिर्फ ये मैं देता हूँ कि जी 24 नवंबर 2007 को नवाज शरीफ साहब जब वापस आए और जिस जो तज़हीक अमेज मुआहिदा करके गए थे, जिसमें उनके अपनी पार्टी के और उनके करीबी साथी कारकुन सारे नाखुश थे, लेकिन 24 नवंबर 2007 के बाद से लेके दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान की सियासत, खुसूसन पंजाब की सियासत की हुक्मरानी करते रहे। उसी तरह मजबूत उनकी गिरफ्त में सियासत थी जिस तरीके से इमरान खान साहब के पास थी। तो उनको वो इलेक्शन मिल गए, 2008 का भी नहीं मिला, 2002 का भी नहीं मिला, उनको लड़ने भी नहीं दिया गया ये दोनों इलेक्शन। ठीक 2013 में उनको इलेक्शन मिल गया, फिर जब निकाला तो 2018 का नहीं मिला, उनको लड़ने भी नहीं दिया गया, फिर आगे मिल गया 2024 का, बल्कि उनको तो वज़ीर आज़म बना के लाया गया। बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब ने ये काम ये उनके सोचने का था, क्योंकि ये तदबीर, ये फरासत, ये फहम, ये बसीरत, ये एक सियासतदान का जो असासा होती है, यही होती है। ये इसके बगैर सियासत आप कर ही नहीं सकते इसकी गैर मौजूदगी में।
इमरान खान साहब ने उसको प्लान करना था। बदकिस्मती से इमरान खान साहब जो ताली बजवाने के चक्कर में और हर सजेशन को जब बुरा बुरा कहते हैं तो आपको बहुत रिफतें मिलती हैं। इससे पहले नवाज शरीफ साहब को मिल चुकी हैं, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को मिल चुकी हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब को मिल चुकी हैं, 1959 में कयूम खान को मिल चुकी हैं। लेकिन ये ताली बजाने के बाद अगला निज़ाम भी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमने इलेक्शन से लड़के सियासतदानों को जेलों में भी देखा है, सियासत से बाहर होते भी देखा है और लुकमा अजल बनते भी देखा है। ये सारी मिसालें सामने हैं। लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि करंटली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वकला की पार्टी कहा जा रहा है। देखने में तो ये आता है कि भागदौड़ फिलहाल तो इनके पास ही है। आप क्या समझते हैं कि क्या उसके बावजूद भी बानी पीटीआई जो है उनका मुकदमा सही से नहीं लड़ा गया, जो ये फैसला हमारे सामने आया है? और इस फैसले के अगर हम आफ्टर इफेक्ट्स देखें तो आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहाँ खड़ा देखते हैं? अब आज इमरान खान साहब बेबसी का शिकार है। उनकी सियासत, जो आपका बुनियादी सवाल है कि मुस्तकबिल क्या है, तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल तो पाकिस्तान में तयन करना नामुमकिन बात है। नामुमकिन हो गया, ठीक। मुझे यूं लगता है कि वो उनकी जो आज की जो पार्टी है वो एस्टेब्लिशमेंट ने हत्या ली है। जो लोग उसके जिम्मेदारान हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, उनके दिल का सुकून है। सही। और इमरान खान साहब के बारे में वो शख्सोई कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहन ने 14 साल की सजा मिलने के बाद कल जो बयान दिया, मेरे पिछले 2 साल जो कुछ मैं कहता रहा उसका हासिल कलाम कहा कि वो कहाँ गए वकील, और यही बात भुट्टो साहब ने कही थी अपने आखिरी, कहाँ गए मेरे वकील कि जिन्होंने मुझे छुड़वाना था, मेरे मुकदमा लड़ने थे। उनका मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल जो है मखदूस है। बेनज़ीर ने भी जब वापसी की थी तो फिर उसे मुफाहमत ही करनी पड़ी थी, जो ना करके उनके वालिद साहब जो थे वो फांसी पर लटक गए थे। लेकिन बेटी ने आके 1986 में मुफाहमत करके वापस आई, मुफाहमत करके फिर 1988 में हुकूमत ली। बैन ही ऐसे जैसे हमारे सामने नवाज शरीफ साहब मुफाहमत करके बिल्कुल हुकूमत लेने के लिए। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। खान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद बातें उन्होंने 110% बिल्कुल ठीक की गई हैं कि कहाँ गए वो वकला। अगर लतीफ़ खोसा साहब की बात की जाए तो एक बड़ा नाम जो कि रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा और तमाम वकला बरादरी जो कि हमेशा हिस्सा रही है इस पार्टी का, कहाँ गए वो वकला जो ये फैसला सामने आया है। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। Welcome back after the break. So we enter ourselves in the month of February, the month of elections. So इंतखाबात होने जा रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो गया है। People are glued to the screen. हर एज ग्रुप की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, हरमीत, खवातीन की खास तौर पे बात करें, चाहे वो घर की वर्किंग वुमेन है या वो घर से काम कर रही है या वो ऑफिस जा रही है या सिर्फ वो हाउस वाइफ है, एवरीबडी वांट्स टू नो कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क में और इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अभी भी ये एक सवाल जो ऐसा है जो जिसमें लोग एम्बिग्विटी का शिकार हैं। बट ऑल तो हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को कलेक्ट करके बात करने की कि जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, वो आज कोई नए तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर से आम पब्लिक जो है वो इस चीज़ पर बिल्कुल तैयार है कि चले एक बार और सही हम आप पे यकीन कर ही लेते हैं। लेकिन वोट आपने कास्ट करना है, हम यही पैगाम बार बार आपको दे रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए रेहाम खान साहिबा हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं और राइटर ऑफ और ऑन बुक। इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। रेहाम साहिबा, जनरली अगर हम जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो पहला सवाल भी जनरल कर लेते हैं कि ओवरऑल आप क्या देख रही हैं पाकिस्तानी सियासत और फिर होने वाले इंतखाबात को पाकिस्तान में, कहाँ देखती हैं? दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड ओपन एंडेड क्वेश्चन। मतलब आई थिंक ये जैसे आपने इंट्रो में कहा कि खुदा करके तो ये इलेक्शंस हो रहे हैं और अभी भी बहुत सी ऐसी मिनी कार्डियक अरेस्ट्स दे रहे होते हैं यहाँ इधर उधर से। कभी ECP का कोई लेटर आ जाता है कि जी KP और बलूचिस्तान में नहीं हो रहे। एंड टू बी फेयर देर आर दोज टेरर अलर्ट्स। मैं भी बलूचिस्तान से वापस आई हूँ, आई कैन टेल यू कि जो मच डिस्ट्रिक्ट में हुआ और काफ़ी जगहों पे ये तो मतलब एक टेररिज्म की तो थ्रेट है ऑब्वियसली। वहाँ दूसरी तरफ US पूरा एक माइंड सेट बना
आके बैठा हुआ है कि मिडल ईस्ट में एक फुल ब्लोन वॉर हो, तो अगर खुदा न खास्ता ईरान पे कोई एरियल बॉम्बार्डमेंट हो जाती है, हमारा ये बॉर्डर है सिस्तान बलूचिस्तान, तो फिर उसका स्पिल ओवर तो डेफिनेटली जाहिर है हमारी तरफ भी होगा। सो ये ऑब्वियसली एक, अगर आप पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें, द फैक्ट कि एक वॉर तो ऑलरेडी छिड़ी हुई है, लेकिन अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर हमें तो कोई भी एक्सक्यूज चाहिए होता है इलेक्शंस डिले करने का। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक और चीज लाहौर आई हूँ तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा कोई जो इलेक्शन का समा होता है ना, वो वाइब ही नहीं है बिल्कुल भी। इट्स प्रीटी डेड। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस बार अगर हम देखें मखसूस नशिस्तों पर तो खवातीन आती रहती हैं, और इसमें हम जब पार्लियामान में जाते हैं, देखते हैं, उनके काम को देखते हैं, बहुत एक्टिवली उनका एक रोल होता है और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो अपना काम जो है वो करती नजर आती हैं। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नौजवान खवातीन भी मैदान में उतरी हैं और जनरल सीट्स पे उतरी हैं, फिर मुकाबला कर रही हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि खवातीन जो मखसूस नशिस्तों पर आती है, अगर जनरल इलेक्शन में उनको टिकट दिए जाते हैं पार्टी की जानिब से, हर किस्म की जो पार्टियां वो अगर टिकट देती है तो कितना फ़र्क पड़ता है उनके इसी तरह मुंतखब होने से वो जब पार्लियामान में पहुँचती है? हरमीत, आई विश कि ऐसा हो रहा होता। द फैक्ट इज़ कि अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो इस बार 2024 में जहां लीडिंग लेडीज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, एक तरफ आसिफा भुट्टो हैं, वेरी वेरी यंग एंट्रेंट, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ हैं, मरीम औरंगज़ेब हैं, ये मतलब ये फेसेस आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन स्टेटिस्टिकली इस बार 2024 में आपने जो हमने एक रिक्वायरमेंट रखी है, जो रिकमेंडेशन रखी है, उससे आपने कम विमेन रिप्रेजेंटेशन दी है। दिस इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, मेरे लिए बहुत अफसोसनाक बात है। तो सामने जो कस्मेटिक अपीयरेंस है कि वो कस्मेटिक कैमोफ्लेज है। अगर रिजर्व सीट्स की आप बात करें तो इट इज़ एक्सट्रीमली डिप्रेसिंग। देखिए, खवातीन की एक तो रिप्रेजेंटेशन कम है, नुमाइंदगी कम है, दूसरी उन खवातीन की नुमाइंदगी कम है जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तानी कौम की। रिजर्व सीट्स को देखें आप, तमाम पार्टीज़ की जो जनरल सीट्स भी हैं उसमें जो नेपोटिज्म है, उसमें जो आप फैमिलीज़ का एक इजारादारी देख रहे हैं, बाप, बेटा, बेटी, भाभी, भांजी, भतीजी, दिस इज़ नॉट नुमाइंदगी। ये आप पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, आप नौजवान नस्ल की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे। और कोई एक पार्टी नहीं है जो इससे मुबर्रा हो, मतलब तमाम पार्टीज़, तमाम मेजर पार्टीज़ जो हैं उनको, और जो छोटी पार्टीज़ हैं उनका भी। तो ये तो बिल्कुल भी मैं कोई लग नहीं रहा कि कोई प्रोग्रेसिव अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड डिक्लाइन है। आई एम एक्सट्रीमली अपसेट। आई थिंक कि इसको कॉल आउट करना चाहिए कि अगर आप सीट्स को देखें तो जिस तरीके से आपने, और ये भी बड़े अफसोस की बात है कि वो लोग जो मिनिस्ट्रियाँ रख के बैठे हुए थे पिछले 2-3 अदवार में, उनको रिजर्व सीट्स लेने की क्या ज़रूरत है? शोरली आपको तो जनरल इलेक्शंस पे आना चाहिए। दूसरा, रिजर्व सीट औरतों के लिए एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। वो ख़वातीन जिनको फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं मौका मिला इस पूरे इलेक्शंस में, एक ही अच्छी जो ख़बर देखने को आई है वो ये है कि एक हमारी एक माइनॉरिटी ग्रुप से एक खातून है जिनको एक जनरल सीट दी गई है, और बड़े पसमानदा इलाके से सो टू स्पीक दी गई है, बुनेर से दी गई है। हाँ। और आई थिंक इसको जितना क्रेडिट दिया जाए, और मेरा ख्याल है ये उस खातून का ज़्यादा इसमें रोल है बनिस्बत पॉलिटिकल पार्टी का। बट आई सपोज क्रेडिट टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसको कॉल आउट करना चाहिए, यू आर ऑलरेडी कॉलिंग इट आउट। लेकिन चलिए हम बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन। तो एक ज़माने में हम कहा करते थे कि यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है, और वो सपोर्ट भी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं टू कम अप ऑन फ्रंट पेज। बट ऑल्दो अगर हम करेंटली सिचुएशन इस पर बात करें, क्योंकि हमने प्रोग्राम से पहले बात भी की कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, बट ऑल्दो इस पर आप क्या कमेंट करेंगी कि अपनी नज़र में, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू द पार्टी एंड हिमसेल्फ ऑल्सो, आपको क्या लगता है कि कैसी कौन सी गलती पीटीआई से एक अगर कलेक्टिवली करना चाहे जो हुई है, जिसकी वजह से आज हमें ये देखने को मिल रहा है जो कि हम देख रहे हैं? देखिए, अगर एक सोचें तो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के इर्द गिर्द फिर आपको पता है केस भी हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, वो इसलिए सबसे मेजर गलती है क्योंकि जब भी लोग, देखिए पाकिस्तान में ना जमहूरियत लोगों को जब सूट करता है तब डिमांड करते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, दिस इज ट्रू फॉर पीटीआई ऑल्सो। तो जब जमहूरियत उनको नहीं सूट करती थी तो जमहूरियत उन्होंने जमहूरी रवैये नहीं रखे, पार्लियामेंट में ना जाना, अपोजिशन से ना बात करना, हिज़्ब इख्तिलाफ में जब थे तब लीडरशिप से बात ना करना,
गैर जमहूरी रवैये हैं। यहाँ पे जब यूएस तालिबान के साथ डायलॉग कर सकता है तो हम अपने पॉलिटिकल हरीफ के साथ बात क्यों नहीं कर सकते? Exactly. डायलॉग और कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है। सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शुरू ही से हुई। जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो मैंने पहले 1-2 महीने में जो शोज़ किए उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर शो किया, जो कि मुझे पीटीआई की ख़वातीन ने कहा कि आप करें। उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई है। 2013 की बात है और मैंने असद उमर को शो पे बिठाया और मैंने उनसे पूछा कि ये किस तरह की आपने, ये क्या किया है आपने इंटर पार्टी इलेक्शंस में? उस वक्त भी मैं खवातीन की बात कर रही थी। अब ये बात खुली है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस में तो मतलब रातों रात आप कैसे इलेक्ट कर लेते हैं और कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब ये पीटीआई की इसलिए बड़ी गलती है क्योंकि आपने कहा कि जी हम इंटर पार्टी इलेक्शंस करने वाली जमात हैं, तो जमहूरी रवैये चूँकि नहीं थे। और आज सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज जो कुछ भी ये हो रहा है, जो भी लोग, अब अगर एक कोई सेलिब्रिटी टर्न पॉलिटिशियन है, उसका फेम है, उसका फ़ायदा बाकी लोग उठा रहे हैं और आज वो भी फ़ायदा नहीं उठा रहे जो कि पीटीआई में जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां तबाह की हैं, जो 20-25 साल से उनको कुछ भी नहीं मिला, जो ट्रू पार्टी वर्कर है, जो ट्रू पार्टी सपोर्टर है, उसको तो ना हमने पीटीआई की गवर्नमेंट में कैबिनेट में देखा, हमने सारे एक्स मुशर्रफाइट्स को देखा। और आज देखिए आज कौन है ये लोग, मैंने तो उनको नहीं देखा। ये जो कोई भी हैं जो कि कहाँ से है ये वकीला, और ये इसके ऊपर वो डायलॉग मुझे याद आता है, कहाँ से आए हैं ये सियासी वर्कर्स, कौन लाया है ये सियासी वर्कर्स, क्या कह रहे हैं ये सियासी वर्कर्स? अगर हम देखें यही गिला शिकवा जो है हमें हर पार्टी में अब नजर आ रहा है, आपको जिस आपके इल्म में है। और हम देखें नून लीग में भी जिस तरह पार्टी खवातीन को जो टिकट्स दी गए, सारी फोपियां अपने रिश्तेदारों में टिकट से बांधी गई, जो नजरियाती जितने भी कारकुन हैं उन वो जो मैसेज करते हैं उनको भी इग्नोर कर दिया गया। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त सिचुएशन है, जो हालात हैं, जो आपने फरमाया बलूचिस्तान के हालात को देखें या कल जो हादसा हुआ बाजवड़ में इलेक्शन मुलतवी करना पड़ा, क्यों ऐसा होता है कि हमारा इलेक्शन हमेशा की तरह कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल होता है? या तो हम ग्रेजुएशन की शर्त रख लेते हैं, लोगों को निकालना होता है, या किसी से बल्ला छीन लेते हैं, या किसी को अदालतों के जरिए निकाल लेते हैं। हमेशा इलेक्शन में हमने क्यों ये चीज़ क्रिएट करनी होती है? उसका नुकसान कितना हो रहा है? देखिए, एक बात तो ये है कि जो हमारी डेमोक्रेसी है या हमारा जो मतलब मुल्क भी है, इट्स क्वाइट यंग। हमें थोड़ा सा वी हैव टू कट इट सम स्लैक कि 76 ईयर्स हुए हैं, इतना कोई मतलब आप यूके से या यूएस से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और आप वहाँ पे भी देख रहे हैं कि कोई जमहूरियत नहीं है। मैंने सारी ज़िंदगी यूके में गुजारी है, अब यूएस से टाइम गुजार के आई हूँ। अब आप देखें ना, इज़राइल और पैलेस्टाइन की ये जो एक जो नस्लकुशी शुरू की हुई है पैलेस्टाइन की, और कितने सालों से डेकेड से हो रही है, उस पर हर सैटरडे को मिलियन बंदा निकलता है, यूके में निकलता है, यूएस में निकलता है। क्या जमहूरियत है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं? सो जमहूरियत जो है ना इम्परफेक्ट है वहाँ भी। लेकिन पाकिस्तान में जो हम बार बार कहते हैं ना, और ये आप लोग सुन सुन के आपके कान पक गए होंगे कि जमहूरियत का तसलसल, इसको अंग्रेज़ी में पॉलिटिकल थियरी में इसको कहते हैं कंटिन्यूम ऑफ डेमोक्रेसी। तो यानी कि आपकी कोई लूली लंगड़ी अगर जमहूरियत चल ही रही है तो उसको क्या हम रोक दें और मार्शल लॉ ले आएँ, या इसी तरह से कोई सीख जाए? देखिए ना, नॉट बिकॉज हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, लेकिन अगर आप सबका माजी देख लें, अब तो सभी ने अपनी जमहूरी और बाकी तजर्बे भी कर ले। मैं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रही हूँ, सब ने शॉर्टकट ले लिए, सब ने ले लिए, कुछ ने एक से ज़्यादा बार ले लिए, सब ने वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, सब ने जेल का मज़ा भी चख लिया। तो हो सकता है कि इसी तरह से गिर पड़ के सीख जाएं, हो सकता है बुढ़े बारे कोई सीख जाए, हो सकता है एक नई जनरेशन सीख जाए, लेकिन यानी आप समझ रही कि लोड़ी लंगली जो जमहूरियत इसी तरह चलती रहे, कंप्रोमाइज करना होगा। इट्स अ कंटिन्यूम ऑफ डेमोक्रेसी ना, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिकल थियरी कि कम से कम एक तसलसल तो चलता रहे। आई होप कि, लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखें कि अगर आपने पहले कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया, पहले कभी पपेट बने, पहले कहीं स्क्रिप्टेड बात की, तो आप कुछ तो अपनी आप जान बनाएं। अच्छा, हम सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलें, हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड इटसेल्फ, हमने ये भी बहुत सुना है। और आज हम इस बारे में बहुत बात करें कि इस दफ़ा के इंतखाबात 70 के इंतखाबात से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर हम इस फैसले की बात करें, तोशा खाना की बात करें, हम साइफर की बात करें, 10 साल 14 साल ये कैद हो गई। उसके बाद 2018 में इसी जज ने, एहतसाब अदालत के मोहम्मद बशीर साहब ने फैसला सुनाया था 19 दिन पहले नवाज शरीफ के बारे में और अब इमरान खान के बारे में। हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड सेल्फ, वो बार बार साइकिल वैसी चल रहा है, वैसी हो रहा है। आप कह रही है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए जमहूरियत। तो सीखेगा कौन, कब सीखेगा? और रिलीफ जो है वो आम आवाम को देने के लिए कौन कब कैसे बात करेगा? तो सिर्फ सीखने
तो सीखते सीखते दुनिया से चले जाएंगे और हम फिर वही देखिए मैं आपको एक एग्जांपल वेरी क्विकली देती हूँ। आप लोग टीवी पे मीडिया में काम करते हैं और आपको कुछ लोग होते हैं उनके लिए प्रॉम्प्टर्स भी लगे होते हैं और उनके लिए पूरा उनका ऑन्टराज भी होता पूरे है, लवाजमात बड़ी उनके पीछे सपोर्ट भी होती है, लेकिन वो नहीं परफॉर्म कर सकते, वो स्क्रीन पे आके नहीं परफॉर्म कर सकते, लोगों को वो डिलीवर नहीं कर सकते। तो चाहे जितना भी किसी की सपोर्ट हो, जितना भी आप मेकअप कर लें, जितने भी प्रॉम्प्टर्स लगा लें, जितने भी कान में उनको शेर सुनाते रहे, वो नहीं डिलीवर कर सकते। अल्टीमेटली द टेस्ट इज द पब्लिक कि कैन यू डिलीवर, क्या आप रेटिंग्स दे सकते हैं। तो ये हमारी जो पार्लियामेंट का चेहरा है वो हमें बदलना होगा। आज पार्लियामेंट में वो लोग हैं जो पाकिस्तान जब बना था तो हम कहते थे जी 22 खानदान है, अब ये 5 खानदान है। इसलिए क्योंकि हर खानदान का एक फैमिली मेंबर एक पार्टी में है, एक सेनेट में है, एक प्रोविंशियल पे है, 4 लोग अलग सियासत कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप लोग जब ये लोग आते हैं आपके अब मैं प्रोग्राम एक शुरू किया है मैंने, आई जस्ट जॉइंड सुनो टीवी एंड आई डिडंट वांट एनी पॉलिटिशियंस ऑन माय शो। मैं आई डिडंट वांट एनी ऑफ दीज लाइक खोखले नारे और खोखली बातें, बट व्हेन आई वेंट आउट इनटू द पब्लिक तो मैं सोच रही थी कि ये इतना कूड़े के ढेर, बच्चे नाली का जो पानी है, गटर का पानी है, उसमें वो खेल रहे हैं और उधर इतना बड़ा बैनर लगा हुआ है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। तो आप लोग भी तो कुछ होश करें। रेहान खान साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए इतने आम आवाम से आप मिली, आपने उनकी बातें सुनी, अब वही आम आवाम ये चाहती है हमें कोई ऐसा लीडर मिले, हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो हमारे मसलों को हल करे। यू चूज द टीवी टू कम ऑन स्क्रीन टू एड्रेस ऑल दीज मैटर्स जो मसले मसाइल आवाम के चल रहे हैं। सो व्हाई नॉट पॉलिटिक्स? अगर आप ये विजन रखती हैं, आपको लगता है वुमेन रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, सो आपने इस चीज़ का फैसला। देखिए मैं जब लोगों के पास जाती हूँ तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जैसे अभी हम शादरा गए, हम काफ़ी जगह अंदरून लाहौर गए, कराची, लियाकताबाद, बहुत एरियाज़ हम गए, तो वहाँ भी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। प्रॉब्लम ही यही है ना कि जो जिस हल्के से है उसको वहाँ से नुमाइंदगी करनी चाहिए। मतलब मैंने जहाँ का गंदा पानी ही नहीं पिया, जहाँ के टूटे फूटे, मैं स्कूल में मैंने सबक ही नहीं पढ़ा, मैं उनकी नुमाइंदगी कैसे कर सकती हूँ? और जुल्म तो ये है कि मुझ जैसा, जो कि आई हैव हैड अ वेरी प्रिविलेज्ड लाइफ, आई हैव कनेक्शंस, लेकिन मुझ जैसी एक तो खातून के लिए जगह नहीं है। आप माने कि पार्लियामेंट में अक्रॉस द बोर्ड मुझ जैसे लोगों की और पर्टिकुलरली ख़वातीन के लिए जगह नहीं है। क्योंकि देखिए मैं तो छोटी सी किसी की बात भी माइंड करूंगी, कोई यंगर लड़की के साथ तो अजीब किस्म की बेहूदगी होती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो वाइडर पब्लिक है उसके लिए कोई ट्रांसपेरेंट साफ तरीका नहीं है कि आपको टिकट तो क्या काउंसलर के लिए भी कंसिडर किया जाए। जो वहाँ पे एक तरीका है वो उस किस्म की ना तो हम गुलामी कर सकते हैं, ना उस किस्म की हम बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं। सो देयर नीड्स टू बी दैट रूट कि आम जो लोग हैं, जो कि हमारा 24 करोड़ अवाम है, उसकी नुमाइंदगी हो। और आप लोगों से गिला ये है कि जब आपको पता है कि आपको साफ पानी नहीं दे रहे, हमारा मसला ट्रेन्स और लैपटॉप्स और ये फ्लाईओवर और वो पुल नहीं है। पहला मसला हमारे है कि हमारे लोग जिंदा नहीं रह सकते, हमारे बच्चे जिंदा नहीं हैं क्योंकि पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। choose them again and again. तो आप जब जाते हैं आपके हलकों में लोग, आप उनके ऊपर फूल पत्तियां बिखरा रहे होते हैं, पैसे आपके पास नहीं है। पेट्रोल आप देखें आज इंक्रीज हुआ है, कहाँ से लाएंगे आप? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और आप जनाब फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही हैं और कॉन्वॉयज आ रहे हैं। इस गरीब मुल्क में शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि 10-10 डाले और 10-10 के V8s के साथ ये बैन होना चाहिए। Why do you need a 4x4 in इस्लामाबाद? और फिर आप मुझे बताएं हरमीत के इस्लामाबाद में क्या कोई काश्तकारी हो रही है कि आपको डालों की जरूरत है? मतलब व्हाट इज हैपनिंग? व्हाई डू यू नीड दीस कल्चर बन चुका है हमारा। अपना बैग उठा के आप क्यों नहीं जा सकते? बाहर मुल्कों में तो आपको करना पड़ता है। अपनी गाड़ी का दरवाजा आप खुद नहीं खोल सकते, आपको कितने लोग अपने इर्द गिर्द चाहिए। बट ऑल दो रोटी कपड़ा मकान वोट को इससे दो, नया नहीं पुराना पाकिस्तान, ये सारे नारे बार बार आवाम को कन्विंस करने के लिए हम बोल तो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होगा इस पर हम भी मजीद बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली हम बात ये कर रहे थे अभी जब हमने ब्रेक ली कि हम आम पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंट या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन आप जो प्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनका आना जाना, उनका खाना पीना, रहना, यहाँ रहना, बाहर रहना, उनके बच्चे, इंस्टाग्राम की बात करें, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म की बात करें, तो हम क्या दिखा रहे होते हैं कि उनकी शहान क्या ज़िंदगी है, और फिर वो हमारे मसलों के बारे में बात करेंगे। और भाई कैसे करेंगे इस बारे में हम बात कर रहे थे रेहान साहब, इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि जिनके पास पैसे हैं वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिशियंस। और अगर खवातीन की बात करें, जिस तरह से वो पार्लियामेंट में जाती हैं, द वे दे आर वेयरिंग स्कार्फ्स, गुची अरवानी, सॉरी नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत सारे ऐसे। लेकिन सो इसी के साथ मेरा सवाल ऐड कीजिएगा रेहान साहबा से। अगर हम देखें रेहान साहबा, जो आप फरमा रही, आप दुरुस्त फरमा रही कि डाले जो है एक सिक्योरिटी गार्ड तो हमने रखी, फैशन बन चुका है, रील हमने बनानी है, लेकिन आपको नहीं लगता जो आम आदमी में आप जाती हैं, फिर यही लोग जो वहां उस हल्के के नहीं होते, ना इनको पता होता कि गरीब आदमी किन मसाइल का वो शिकार है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों में कहीं ना कहीं कोताही होती है कि गुन गाते भी हम उन्हीं के, और फिर जाके 5,000 रुपए के नोट पे हम बिक भी जाते हैं। ये कितना कसूर है आम आदमी का भी? आम आदमी का तो सबसे ज्यादा कसूर है, आम आदमी का तो सबसे ज्यादा कसूर है वो है ना कि आप लोग इम्प्रेस भी इससे होते हैं। आप लोगों को प्रोटोकॉल जब नजर आता है तो कहते हैं वाह क्या बंदा है। मेरे पास कोई लड़का काम करता था तो मैंने उसको जब वो इम्प्रेस होने शुरू हुआ तो मैंने उसको डिस्टेंस कर लिया। उसने कहा जी आज मैं उसका इंटरव्यू लेके आऊँ, जो 12 करोड़ की गाड़ी थी। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पैसों की गाड़ी है भाईजान, तुम इस मुल्क में इम्प्रेस हो रहे हो ऐसी चीज़ों से। आप लोग ना, शराफत आपको बुरी लगती है, सादगी आपको बुरी लगती है। आप अगर कोई आता है ना, जैसे अक्सर जगहों पे मैं जाती हूँ, मुझे शर्म आती है कि मतलब लोगों के पास पीने का पानी नहीं है और मैं वहाँ पे हीरे जवाहरात पहन के चली जाऊँ, मुझे अपना आप बहुत छोटा लगता है। बिकॉज यू नो इट्स वल्गर। आप इस मुल्क में रह रहे हैं जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, 80% के पास तो पीने का पानी नहीं है। लाहौर में नहीं है, लाहौर इतना मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन शहर, पीपल डोंट हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। और आप यहाँ पे आके जिस किस्म से इट्स ऑब्सीन डिस्प्ले ऑफ वेल्थ। लेकिन आम आवाम जो है ना, बस वो गड्डियाँ ऊंचियाँ रखियाँ, आप लोग इम्प्रेस होते हैं। You want to do that also। एक और चीज जो हरमीत आपसे बात कर रहा था वो ये चीज़ कि देखिए हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर आम पब्लिक की बात करें, आपको याद होगा वो एरा जब इमरान खान बाहर आते थे तो एक तस्बीह हाथ में, सादा सा सूट, सादे से जूते, और ये वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि एक ट्रेंड सेटर के तौर पे पॉलिटिशियन ने इतनी सादी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है, सादा घर, ये नहीं वो नहीं। तो वो चीज़ें लोग पसंद तो कर रहे थे एट दैट टाइम। दैट वाज रियलिटी और नॉट? Was that reality? I mean, that would be like, obviously that was not reality at all, but at least a good fake narrative. बाकी लोग तो fake narrative भी नहीं कर रहे। इनफैक्ट ये जो काले डाले और ये जो सारी ये जो रैलीज़ हैं और कैवलकेड और कॉन्वॉयज़ हैं, ये जो सब कुछ हुआ है, सीखा तो बाकी पार्टीज़ ने भी, टेक्निकली तो पीटीआई ही से है, क्योंकि ये उनके शौक़ थे। और मेरा ख्याल है कि जो भी गलत चीज़ें हैं वो पिक कर ली हैं, और जो अच्छी चीज़ थी, फॉर एग्जांपल अपना बयानिया अच्छी तरह से नैरेटिव क्राफ्टिंग करना, वो पहुंचाना लोगों तक, वो नहीं सीखा। लेकिन आई थिंक कि एज अ क्राउड, बिकॉज़ हम खान साहब एक और चीज़ है, एक तो इस वक्त जो वेरी शैलो, आई थिंक वी बिकम वेरी सुपरफिशियल। रेहान खान साहब, अगर हम देखें एक तरफ नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त, वोटर की अगर हम बात करें, वो चाहे बहुत सारी चीज़ें अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे नौजवान भी एक्टिव नज़र आते हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन की हम बात करें तो जो हमसे ज़्यादा पुराने लोग भी हैं तो वो भी देखना पसंद नहीं कर रहे, ये सूरत हाल आ गई है। लेकिन ये इस वक्त आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन होंगे, क्या आपको आने वाला दौर किस तरह दिखाई देता है कि क्या कुछ चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी या सूरत हाल इसी तरह रहेगी जो लग रही है इस वक्त? तो अगर तो आप इकोनॉमिक्स की बात करें कि मईशत दोनों तरफ की, हाँ ओवरनाइट इम्प्रूव हो जाएगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा सबसे बड़ा पाकिस्तान में मसला ये है कि हम किसी चीज़ को भी चलने नहीं देते। फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बनती है 3 महीने के लिए बनती है, 3 हफ्तों के लिए बनते हैं। कंट्रीज़ जो हैं, नेशन स्टेट्स जो हैं, उनको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए और बनानी पड़ती है और उस पर चलना पड़ता है। तो हम जो करते हैं, हम नी जर्क रिएक्शन होता है कि आज हमने ये कर दिया, आज दिखावे के लिए वो कर दिया, और ये हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इकोनॉमिकली हमें कम अज़ कम
एंड ऑफ 2024 का जो आखिर वाला जो तिमाही है वहाँ तक थोड़ा सा अगर कुछ ना हुआ तो हम थोड़ी सी स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन 2025 का मतलब अगला ये एक साल और 2025 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टाइम फॉर अस टू स्टेबलाइज द इकॉनमी। और वो तब जब हम कंसिस्टेंटली ऐसी स्टेप्स और ऐसे इकदाम करते रहें कि जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हों। अगर यहाँ भी कुछ ऐसे कोई इंस्टेबिलिटी आती रही, कोई जो ये सिविल वॉर की लोगों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो, हम एक न्यू ग्रेड गेम का जो मोहरा बन जाएं, ये एक जो रविश चली है, अगर ऐसा ना हुआ तो शायद 2024 के आखिर तक हम थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएं। लेकिन अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, और इसके लिए कहने को तो हम कहते हैं कि मीसाक की मईशत हो, लेकिन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट एवरीवन, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है या जो कोई भी सीएम पंजाब बनता है, एक्चुअली इट विल बी इररेलेवेंट, सबको मिल बैठ के इस बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि इस पे हम यूनाइटेड एक स्टैंड ले रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी होगी, और हम यहाँ पे पार्टी अक्रॉस पार्टी मतलब फजूल की तनकीद और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। पीपीपी को सोचना पड़ेगा, ये पीएमएलएन को सोचना पड़ेगा, और जो भी पीटीआई का वर्जन आएगा। लास्टली सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि वोट कास्ट करने के हवाले से पब्लिक को आप क्या पैगाम देंगी? यू आर गेटिंग रिव्यू एवरी डे, पीपल आर ऑलमोस्ट डन बिकॉज दे हैव सीन एवरीथिंग और एवरी लीडर। सो वोट कास्ट करने के हवाले से पब्लिक जो है वो क्या रिव्यू करती है, और आपको आप क्या कहेंगे, वोट कास्ट करना चाहिए? अभी प्रोग्राम में आने से पहले एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ने आपके मुझसे पूछा कि किस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने भी यही पूछना था। मैंने कहा कि जी दसो वोट कितने पाइए। आई एम रियली कंफ्यूज्ड। ओके, आई एम वेरी ambiguity, yes. so I think कि चूँकि my vote is my vote with a bigger platform has a stronger voice maybe, तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा बाय द वे आम वोट पब्लिक का डालने भी का, दिल नहीं कर रहा। लेकिन मैं जाऊंगी और आई विल ट्राई टू मेक अ स्टेटमेंट, क्योंकि जिन चीज़ों में मैं बिलीव करती हूँ, सो आई विल ट्राई। इनफैक्ट कल से हम वी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मेरा वोट किधर है, रजिस्टर्ड कहाँ है, लेकिन आई ट्राई टू गिव अ मैसेज कि जो आपका नज़रियाती कारकुन है, जो भी पार्टी हो, ऑब्वियसली मेरा वोट मेरे एक सर्टन एरिया में है, मेरे दिल पे बड़ा बोझ है क्योंकि मैंने 2013 में एक ही दफ़ा पाकिस्तान में वोट दिया, पीटीआई को वोट दिया, और इस वजह से दिया क्योंकि मैं हल्का करना है नहीं, क्योंकि मैं 2 महीने पाकिस्तान आई थी, तो ओवरसीज पाकिस्तानीज को इतना पता नहीं होता और मैंने गलत बंदे लेकिन को ये अवेयरनेस जो आप देना चाह रही है वो तो आप मैं पब्लिक को लेनी चाहिए कि वोट आपका राइट और आपने उसको इस्तेमाल जरूर करना है, फाइंड आउट करने की कोशिश करें। लेकिन उस बंदे को वोट दें जिसको आप जानते हो। मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप उसका किरदार जानते हो, यानी कि कौन है ये एमपीए, ये कौन है एमएलए। चाहे आपको लगे कि वो जीत नहीं रहा, लेकिन अगर वो सही बंदा है उसको वोट डालें। वोट जरूर। थैंक यू सो मच। हमने एक ब्रेक लेनी है क्योंकि खबरों का टाइम हो गया। आप खबरें सुन के वापस आए। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और हरमीत, हमने सादी सियासत की तो बहुत बात कर ली, सादी ज़िंदगी की बहुत बात कर ली। हमने इतनी बात की इस बारे में कि हमारे सियासतदानों को, लीडरान को सादगी का पैगाम देना चाहिए, लेकिन एक बात तो हमने मिस कर दी कि कभी आपने इनके खाने की दस्तरखान देखे हैं कि क्या ऐसे बेहतरीन शहाना शान खाने और हर तरह की कुजीन एक टेबल पे पड़ी होती है, और फिर उसको ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं कि जब तक कोई सियासतदान, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, खाबों के शौकीन तो ये है, अगर देसी मुर्गी ना हो, देसी चरगा ना हो और बीफ मटन कढ़ाई ना हो, तो इसके बगैर तो जनाब इनकी दावत मुकम्मल होती नहीं है। तो इनकी दावतों के बड़े चर्चे हैं दूर तक, लेकिन आपकी आम जिंदगी में भी अगर आम घरों को देखा जाए तो हरमीत, जब तक किसी खाने में चटपटे मसाले नहीं होते ना, उस खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो शादी चाहे वो हंडिया हो या शादी आपकी ग़िज़ा हो, क्यों नहीं हम प्रेफर करते कि सुबह उठकर सादा ऐसा खाना लेकिन हेल्दी खाना खाया जाए। दोपहर में अगर आपने खाना है तो अगर आप चूज़ कर रहे हैं कि आपने बिरयानी खानी है, कौरमा खाना है, तो उसकी जगह आप रिप्लेस करके ऐसी कौन सी सादी ग़िज़ा जो कि फुल ऑफ प्रोटीन हो, फाइबर हो, आप ले सकते हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे, लेकिन चस्का जिसकी हमें आदत पड़ी हुई है ना, उसको हम छोड़ नहीं सकते। खैर, लेकिन इस बार हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर ताबिंदा रियाज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, हमें आज बताएंगी, सबक पढ़ाएंगी कि आपने सादा खाना है तो क्या खाना है और कैसे खाना है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताबिंदा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। जी बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ लाने का। वैसे आज बारिश भी हुई है, बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा है। इस मौसम में तो पकौड़े समोसे खाने का दिल करता है, लेकिन बात हम सादे खाने की कर रहे हैं, सादी ग़िज़ा की। तो मुझे आप पहले ये बताएं कि दिल कर रहा हो समोसे पकौड़े खाने का, तो फिर सादी ग़िज़ा में उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है? सादी ग़िज़ा में उसकी रिप्लेसमेंट जो है वो ग्रिल्ड है या स्मोक है, ठीक है। बारबेक्यू? जी बारबेक्यू लें, फ़िश लें, आजकल फ़िश है, सीज़न है और बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो ग्रिल्ड और फ्राई की बजाय आप ग्रिल्ड और स्मोक की तरफ जाएं, ठीक है, और स्टीम तो और भी बेस्ट ऑप्शन है, तो उसकी तरफ जाएं। जी हरमीत। अच्छा ताबिंदा, मैं सोचा जवाब थोड़ा ज़्यादा ही होगा, बहुत शॉर्ट सा जवाब दे दिया कि भाई साहब ग्रिल पे जाएं। आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर बात है खुराक जो सोहा ने बात की, यानी सादगी की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा बहुत ना अपने गांव की तरफ ही चला जाता हूँ। कितना फ़र्क होता है अगर हम इस वक्त देखें जो हालात हैं, हम बारबेक्यू चीज़ें, अगर आलू की कीमत मुझे याद है कि इंतहाई कम हुआ करती थी, आज आलू जो है वो कहाँ पहुँच गया है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा होगी कि फ्राइज हमने खाने, ये खाना है, वो खाना है, आलू से भी मुख्तलिफ चीज़ें बन रही है। तो ये जो चीज़ें आई हैं इसका नुकसान कितना, क्योंकि नेक्स्ट फॉर्म में जब ये चीज़ें बनती हैं, एक मुख्तलिफ तरीके से जब ये चीज़ें आ रही हैं, तो इसका नुकसान कितना हो रहा है? आया वो माजी में वो जो चीज़ें बन रही थी और अब जो चीज़ें बन रही हैं? देखें, अल्लाह पाक ने जो है हमारे खानों में बहुत सारे हमें न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, फाइबर है हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। अगर हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं फ्राइंग की तरफ, ठीक है, हम उसको ऑयल में डीप फ्राई कर लेते हैं। अब आलू को खाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, जैसे कि आजकल स्वीट पोटैटो बहुत ज़्यादा सीज़न भी है, तो हम आलू को फ्राइज़ लेने की बजाय उसको बॉयल्ड या स्टीम क्यों नहीं ले लेते? व्हाई नॉट? ठीक है, फ्राई जहाँ पे हमें 90 किलो कैलोरीज मिल रही हैं एक बॉइल्ड पोटैटो से, तो हम वो 300 कर लेते हैं उसको फ्राई करके, ठीक है। ये हमारे लेने के तरीके, हमारे कुकिंग मेथड जो है ना बेसिकली डिपेंड कर रहे होते हैं। अब अगर हम एक फ्रूट बाउल लेते हैं, अब वेट लॉस के पेशेंट है कोई भी, किसी को भी हम रिकमेंड करते हैं आप सब्जियां लें, ठीक है, आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें, तो उसमें हम क्यों देते हैं क्योंकि उसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट वेजिटेबल्स में विटामिन्स, मिनरल्स, फ्रूट्स हैं, ठीक है, तो हम उनकी बजाय हम उनको इतना ज़्यादा कुक कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कुक करते हैं कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऊपर से हमारे ऑयल्स भी वैसे हैं, हमारे घर में ये नहीं पता कि हमने कौन से ऑयल के साथ हमने तड़का लगाना है, कौन सा ऑयल हमने ड्रेसिंग के लिए यूज़ करना है। हमने जो भी पड़ा है, ऑलिव ऑयल है तो उसके अंदर तड़का लगा लिया, सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है उसके अंदर तड़का लगा लिया, कैनोलिव है, कोई भी दूसरा खाने हम उसके अंदर तड़का लगा लेते हैं। हमें नहीं पता कि ये ऑयल जो है ड्रेसिंग के लिए है, ये हमने वैसे ही खाना है, ये इसके अंदर तड़का लगाना है। हमारे कुकिंग मेथड जो है ना बेसिकली वो बहुत डिपेंड करते हैं हमारे ग़िज़ाइयत के लिए, ठीक है। और दूसरा एक और चीज सोहा आपने भी देखी होगी, वैसे तो आप बाहर का टूर लगा के आई हैं, ज्यादातर अब हम देख रहे हैं कि खासकर जो चाइनीज खाने हैं उसमें ज्यादातर चीजें बॉयल्ड होती हैं, और उसकी हम देख रहे हैं कि अब वो मार्केट भी आम हो रही है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो सेहत के लिए काफी बेहतर है। और हम अगर अपने थोड़ा सा माजी में जाते हैं तो यही सूरत हाल होती थी हमारे घरों में। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है कि ये जो टेस्ट डेवलप हमने किया कि भैया हमने ये ऐसे ही खाना है, यानी सोहा ने अगर चिकन खाना है तो भाई ग्रिल करके और इसको स्टीम करके नहीं खाना बल्कि फ्राई करके ऊपर नमक छिड़क के थोड़ा सा वो लेमन छिड़क के इसने फुल मजा लेना है उसका। देखिए, ये चीज़ें जो है हमारी खुद की इजाद की हुई हैं। अगर थोड़ा सा पीछे हम चले जाएं, अपने ही पेरेंट्स में चले जाएं, कभी उन्होंने ऐसे तड़के वाली चीज़ें या ऊपर मसाले छिड़कने वाली चीज़ें नहीं खाई थी। हमें उनके अभी भी वो चीज़ें जो हैं वो बॉईल करके, या फिर बहुत सारी मिक्स चीज़ें, जैसे कि अगर हम हैं, हमारे अब बारबेक्यू वाले सीन्स आए हैं, ठीक है, इससे पहले लोग जो है वो बॉइल्ड खाते थे, फिश का उसका सालन बनाया करते थे, ना कि स्टीम किया करते थे, ग्रिल्ड किया करते थे, ठीक है। तभी मुझे तो याद है ना इस किस्म की करी चिकन इस तरह बनाया जाता है कि बोटी के लिए ढूंढने के लिए आप कच्छा पहन के घूमते थे कि बोटी मिल जाए, इस किस्म की सूरत हाल थी। तो आपकी बात दुरुस्त है कि करी वाला सीन ज्यादा होता था। और पहले वाले खाने देखें उनको ज़्यादा कुक भी नहीं किया जाता था, हम ज़्यादा बॉइल्ड राइस बनते थे, बॉइल्ड ही चीज़ें बनती थी, ठीक है। और लोग जो थे फ्रेश अपने घरों में वेजिटेबल्स उगाया करते थे ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। आजकल हमारी सॉइल वैसी है, ऊपर से लोग जो है उनको जल्दी पकाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स स्प्रे किए जाते हैं, हमें नहीं पता वो कितने टॉक्सिक है हमारे लिए, और फिर हम उनके कुकिंग मेथड भी नहीं यूज़ करते हैं, उनको अच्छे से धोते भी नहीं है, उनको अच्छे से कुक। जी आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रही है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन इन सब बातों में ना सिर्फ एक लैक ऑफ अवेयरनेस है कि अगर आपने खाना बनाना है तो कैसे बनाना है, अगर किसी चीज़ का मुतबादिल आपके पास हो तो वो क्या होना चाहिए। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन बहुत पुराना है, अब इसको ख़त्म करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। आपने दूध पीना है तो आपको जी कैल्शियम फुल ऑफ मिलेगा, और अगर आपने प्रोटीन चाहिए तो आप गोश्त खोरी करें जितनी आपने करनी है। लेकिन अब बहुत सारी नई रिसर्चेस जो हैं वो इस हवाले से कहती हैं कि आपके पास इनके मुतबादिल मौजूद हैं। जैसे नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ है यू आर वट यू ईट, तो बेसिकली ये वो देखिए लोगों का माइंड कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है इस तरह की सीरीज़ देख के। अब अगर हमें प्रोटीन चाहिए दालों से भी मिल सकती है, लेकिन वाई नॉट, हमें लगता है नहीं हम गोश्त खोरी करेंगे तो ही हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। किस तरह से अगर कैल्शियम लेना है तो कोई और चीज़ पर जा सकते हैं, प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हम किस तरह से स्विच करें, किन चीज़ों पर स्विच करें? देखें, आजकल जो है वो डिजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर के रेट हैं, डायबिटीज़ में तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि नंबर 1 पे आ गया, ठीक है, यंगस्टर्स हैं, कोई भी एज है,
पहले सुना करते थे कि 40 प्लस हो गया इसको शुगर हो गई है, 50 प्लस हो गया इसको हार्ट, आजकल तो वो सीन रह ही नहीं ना क्या। बिल्कुल ठीक। तो ये किस वजह से, हमारे खानों की वजह से, ठीक है। तो अगर इन सब डिजीज़ को कम करना है, अच्छा आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि मीट प्रोडक्ट छोड़ के सिर्फ हम जो है वेजिटेबल्स की तरफ आ जाएं। बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे कि हार्मोन्स हैं जो कि प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ये प्रोटीन सिर्फ हमें मीट नहीं देती, हमारे जो नट्स हैं जिसमें सीड्स आ जाते हैं, चिया सीड्स है, उसके बाद ओट मील है, ओट्स के अंदर हैं, ठीक है, होल ग्रेन। हमारे यहाँ जो बढ़ता हुआ रुझान है ना कि बाजार का आटा ले हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। घर में गंदम वाला जो है ना वो आटा इस्तेमाल करें जो प्योर होल ग्रेन। तबिंदे वो चीज आपको याद होगी जो आप फरमा रही हैं, ये पता प्रोटीन की का जिक्र आता है तो मुख्तलिफ दालें जो हैं, सोहा एक दालें बनाने का बड़ा जबरदस्त तरीका होता था। मुझे अपनी बेबे याद आती है कि भाई साहब एक वो मट्टी का बर्तन होता था, उसमें दाल बनाना, दाल मूंग को कैसे बनाते थे, बहुत किस्म की चीजें बड़ी मजे मजे की बनती थी। अब उसको भी हमने तड़का लगाना है, हमने इसकी कढ़ाई बनानी है, तो उसको हम कितना जो है अपने नुकसानदेह बना रहे हैं, कितना जहर उसको अपने लिए हम खुद बना रहे हैं। देखें, हम दालें जो है ना वो बॉइल्ड जब तक कर ली हैं उस हद तक ठीक है। अब उसके ऊपर से हमारा ट्रेंड आ गया तड़का लगाना। तड़का भी कैसे लगाना है, इतना सारा ऑयल लिया, उसके अंदर जो है वो अजाफी जो है हम मसाला जात डालते हैं, उसको तड़का लगाते हैं और उसके ऊपर ऐसे छिड़काव करते हैं, ठीक है। अब वो मसाला जात में नमक बहुत ज़्यादा, जो वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में, पानी ज़्यादा हो जाता है, वज़न बढ़ता है, वज़न बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा और हार्ट डिजीज़ होंगी, बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो अपनी क्वालिटी देखें, अपने खानों की क्वालिटी की तरफ जाएं, ना कि क्वांटिटी की तरफ। हमेशा क्वालिटी अच्छी रखें और खानों को कम से कम, जैसे कि एक प्लेट है ना कि भर के खाएं, थोड़ी लें लेकिन उसके अंदर क्वालिटी अच्छी रखें। जो भी आप ले रहे हैं खाना, अगर चिकन की तरफ जाना है तो देसी चिकन लें, अगर मीट लेना है तो फिर आप क्वालिटी की तरफ देखें ना, लीन मीट लें, ठीक है, जिसके अंदर बिल्कुल भी फैट ना हो। वो फैट जो है ना, जो हम क्वांटिटी देख के ज़्यादा सारा ले लेते हैं फैट, ठीक है, मीट ले लेते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ब्लड जो है वो ठीक हो जाएगा, जमेगा, अंदर क्लॉट हो जाएगा और वो हार्ट डिजीज होगी। अच्छा तभी एक और चीज़ देखिए, चलिए हम बात करें फाइबर्स की, हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ मादियाँ जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। आजकल हमने इसका हल निकाला है ना, एक किसी डब्बी लेते हैं, वो आपने कुछ नहीं खाना, अगर आपको कोई प्रोटीन नहीं मिल रहा, कोई वाइटामिन नहीं मिल रहे, तो वो एक डब्बी में एक कैप्सूल जो है वो आपकी सारी डेफिशिएंसी को एड्रेस कर देगा। नहीं करता, क्योंकि आपको जो नेचुरल प्रोसेस और नेचुरल रिसोर्सेज से चीज़ें मिलती हैं वो आपको नहीं मिल पाती उसी कैप्सूल से। और दो कि एक ग्रोइंग एज में या आप अगर ओल्ड एज में जाते हैं तो फिर आपको फ़ायदा दे सकती है। आप क्या समझती हैं कि अगर हम फल सब्जियों की बात करें, आजकल चूँकि ड्राई फ्रूट का मौसम है, इसको किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, ये कितना आपके इन मसलों को हल करता है? जी, ड्राई फ्रूट तो सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में हमारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फाइबर भी है, प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर हमने प्रोटीन सोर्स की तरफ अगर अल्टरनेटिव ढूंढना है तो हमें नट्स की तरफ जाना चाहिए, बहुत अच्छा सोर्स है। नट्स हैं, सीड्स हैं, जिसमें चिया सीड्स आ जाते हैं, सेसम सीड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे और सीड्स हैं, हम उनकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। और अगर आप सीड्स की क्वान्टिटी में देखा जाए तो कहते हैं हैंडफुल, अब सबको पता है हैंडफुल हमने लेना है, लेकिन उसके अंदर कितने नट्स होने चाहिए ये किसी को नहीं पता, ठीक है। तो कोशिश करें कि 6 to 7 एलिमेंट्स हों, 3 to 4 ही हैं, कैशियोज, पिस्ताचियो, जो भी आपने खाना है, और 2 वॉलनट्स, ठीक है। तो ये आपका हैंडफुल बन जाता है। इससे ज़्यादा आप भर के हैंडफुल खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए थोड़ा सा हार्मफुल भी हो जाता है। एक और चीज़, एक कुछ रवायती बातें। जी सोहा, आपने देखा होगा कि एक सवाल जो हमारे यहाँ इर्द गिर्द माशरे में बड़ा चलता है कि भाई हिंदुस्तान के जब फास्ट बॉलर आते हैं तो कहते हैं ये गोश्त नहीं खाते तो इसलिए बॉलिंग की जो है वो उसमें तेजी नहीं होती, फुर्ती नहीं होती है। ये चीज़ अगर हम देखें आजकल जो मुख्तलिफ टेस्ट हुए हैं, खासकर वेजिटेबल की बात की जाए या जो वेजिटेरियन हैं उनके हवाले से, नॉन वेजिटेरियन की बात की जाए, तो ज़्यादा तरजीहात जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से अगर हम देखें तो उसी को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें नॉन वेज की जो बात, आप गोश्त की बात करें तो उस तरफ वो तो जाने की बात ही नहीं कर रहे। लेकिन इस तरह अगर हम देखें फिर एक तो वेट का ना गेन होना, हमने देखा है कि जब भी हिंदुस्तानी लोगों को हम देख रहे हैं जो वेजिटेरियन हैं उनको हमने देखा है कि या तो वो स्लिम स्मार्ट होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से वो काफी दूर होते हैं, शुगर, बीपी, मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा कम है वहां पे ये चीजें। देखिए, वो वेजिटेरियन वो भी 2 किस्म के होते हैं। अब हमारे यहाँ 2 किस्म के वेजिटेरियन पाए जाते हैं। एक तो फुल नॉन वेजिटेबल्स, सिर्फ उन्होंने सब्जियां खानी है, ठीक है, रोटी खानी है, ठीक है। और दूसरे हमारे यहाँ वेजिटेरियन वो होते हैं जो कि बाहर का पिज़्ज़ा शीज़े भी खाएंगे लेकिन उसके ऊपर चिकन नहीं डलवाएंगे कि हम जो है वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसेस चीज़ें भी खाएँ, इसका मतलब ये है कि आप होल ग्रेन घर के बने आटे की रोटी खाएँ, वेजिटेबल जो है वो बॉयल्ड खाएँ, और सिर्फ जो है
इन चीज़ों वेजिटेबल फ्रूट्स पे ना रहें, बल्कि अपने खानों में जो है वो अंडा भी लाएं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि दही है, दूध का इस्तेमाल भी करें, ठीक है। और प्रोटीन लेनी है तो प्रोटीन तो हमारे ओट मील में है, दलिया है, जैसे कि जो बाजरा के जो भी आटा है, हमारी होल ग्रेन्स आटे हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसकी तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। अब डॉक्टर एक और चीज, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो रेशो बनी है खासकर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई है वो ये कहा जा रहा है उसमें कि ज्यादातर जो बीफ का इस्तेमाल है खवातीन में, उसकी भी उन्होंने इस चीज को उससे मुंसलिक किया है कि इसकी वजह से ज्यादा नुकसान भी पहुंच रहा है। इसको आप कैसे देखती है? अगर रूटीन में बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि खाने में गोश्त ना हो तो खाना नहीं खाते हैं, कितना जरूरी है कि हफ्ते में अगर गोश्त का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो बीमारियों से बच भी सके और उसका नुकसान भी उनको ना हो बल्कि फ़ायदा हो? जी जी, बीफ है वो तो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर आपने लेना है तो क्वालिटी अच्छी करें, वो लीन लें, ठीक है। उसको फैट जो है वो प्रॉपर ख़त्म करें, उसको बॉईल करें, फिर पानी उतारें, एक प्रॉपर कुकिंग मेथड होता है उसके लिए, वो फॉलो करें, ठीक है। और दूसरा ये कि हफ्ते में एक बार, ठीक है, आप अपने खानों में जो कि प्रॉन है, जो कि ओवर एज लोग हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल के मसले रहते हैं, ठीक है, और जिनको कैंसर के चांसेस बेसिकली तब होते हैं जब हम हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल्स या सेल्स जो है ना वो हेल्दी नहीं होते, जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल का इंटेक नहीं करते। देखिए आजकल फीमेल जो है वो ऑफिस वर्कर हैं, मोस्टली जो है वो आजकल हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं लोग, तो उनका रुझान ही नहीं होता कि हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को कंजप्शन करें। तो आजकल बढ़ती हुई डिजीज़ की बेसिक वजह ये है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम अपने लिए टाइम निकालें, अपने खाने के लिए प्रॉपर टाइम निकालें। तो प्रॉपर एक अपने लिए एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स निकालें, ठीक है, और स्लोली खाएं। एकदम से जो फास्ट जो ईटिंग करते हैं, फास्ट ईटिंग जो लोग करते हैं, उनका वजन ज़्यादा बढ़ता है। वो क्यों होता है उन्हें पता नहीं चलता कि वो कितना ज़्यादा खाए जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अबिंदा, लास्ट ये बताएं कि आपकी एवरीडे रूटीन में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो कि कंपल्सरी होनी चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ योर डे और मे बी एट द एंड ऑफ योर डे, एक चीज़ जिसको आपकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए जो कि लोगों ने अब तक नहीं किया? वैसे तो मैं हर चीज़ को लेके चलूँगी कि वो हर चीज़ ही हमारी खानों में हर चीज़ हमारे लिए कंपलसरी है, ठीक है, लेकिन फ्रूट्स जो है उसका रुझान हमारे लोगों में बहुत कम है, ठीक है। आप भी हैं, हम भी हैं, ऑफिस वर्कर हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। और फ्रूट्स बेसिकली फ्रूट्स का जो टाइम होता है ना वो डे का होता है, उसके अंदर जो शुगर होती है ना फ्रक्टोज, वो स्लोली डाइजेस्ट होती है। अगर हम वो रात में खाएंगे तो ओबियसली हमारी शुगर लेवल्स जो हैं वो बढ़ेंगे। हमें वो दिन में कंजप्शन करनी चाहिए, और दिन में जो है हम ऑफिस वर्कर लोग हैं तो हम वो खा नहीं पाते, तो हमें उसके लिए एक टाइम निकालना चाहिए, ठीक है। दूसरा कच्ची सब्जियां जिसे कि सलाद कहते हैं, ठीक है, खीरे का इस्तेमाल सैलड ज़्यादा, जी, उसका इस्तेमाल करें। और नट्स जो हैं, जहाँ पे आप बिस्किट्स, स्नैक्स, ठीक है, ये जो लेस चिप्स वगैरह की बजाय ना आप नट्स की तरफ जाएं, या फिर भुने चने जिसे कहते हैं उनकी तरफ जाएं। वो एक हेल्दी अल्टरनेटिव है आपके स्नैकिंग का। आप मूवी देख रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, आपको भूख लग रही है, तो आप नट्स लें एज़ कम्पेयर टू कि आप चिप्स या फिर कोई भी ऐसी प्रोसेस चीज़ें की तरफ क्रंच चाहिए, आपको थोड़ा चस्का चाहिए, तो वो चस्का आपको इन चीज़ों से भी मिल सकता है। बस आपको और आपके टेस्ट बड्स को आदत नहीं होती इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने की या टेस्ट करने की, तो आदत डेवलप करने से होती है। डॉक्टर तबिंदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और टू यू वो इसलिए क्योंकि ये बात आपने बहुत सुनी होगी ना हरमीत, कि हम बहुत पैसा कमाने की दौड़ में हैं, जॉब कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, और जब हमारी सेहत बहुत ख़राब हो जाती है तो फिर हम सारा पैसा और सारा टाइम उस सेहत को ठीक करने में लगा देते हैं। तो उस मुकाम तक पहुंचने से पहले ज़रा एक वेकअप कॉल लें, अपना ख्याल रखें भाई, अपनी खाने पीने का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। और यहाँ पर एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, फरवरी का महीना है, वैसे तो फरवरी के महीने में और भी बहुत कुछ है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, चाहे वो लव बर्ड्स हों या चाहे वो आपके घर में बच्चे हों, आपके बड़े हों, कि इंतखाबात होने वाले हैं। तो फरवरी के महीने को अब हम तारीख़ में एफिलिएट करेंगे पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात से। लेकिन जनाब, इनके सितारे क्या कहते हैं, महीना शुरू हो चुका है, कौन इंतखाबात में जो है वो इस तरह से पार्टिसिपेट करेगा कि जीत के चांसेस किसके ज़्यादा और किसके कम हैं। तो ये हाल हम हमेशा प्रोग्राम में ये सेगमेंट करने से पहले मैं आपसे कहती हूँ कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रेडिक्शन की, क्योंकि ये वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो कि सब कुछ जानती है और वो ही हमें बता सकती है। ये बात कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एक प्रेडिक्शन भी है। माहिर फ़ल्क़ियात इस हवाले से क्या कहते हैं और आपके सितारे गर्दिश में हैं, क्या आपकी फ़ेवर में है, इस पर आज के प्रोग्राम में हमने बात करनी है। और बात करने के लिए दाऊद हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो अपने कार्ड्स निकालेंगे और बताएंगे कौन अपना कार्ड किस तरह से खेल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू।
दाऊद जी बताएं ज़रा, ये जो अब हमारे जो 4-5 हैशटैग पार्टीज़ हैं, इसके अलावा वैसे पाकिस्तान की छोटी और बड़ी सियासी जमातें तो बहुत सारी हैं जो कि इस दफ़ा इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन चले हम ज़रा चीदा लोगों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कल एक फ़ैसला आया, उसके बाद अगर हम देखें बानी PTI तो उनके सितारे इस हवाले से क्या कहते हैं। वैसे तो अभी बज़ाहिर आउट हैं वो इंतखाबात से, लेकिन आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, ज़रा निकालें कार्ड और थोड़े से कार्ड निकाल के हमें दिखाएं। जी बिल्कुल, और टैरो कार्ड से भी हम देखेंगे। बेसिकली खान साहब का जो लिब्रा स्टार में जो है 3rd हाउस में सैटर्न है, तो इस वजह से खान साहब जैसे भी मामलात आप उनके देखेंगे, मगर उनके मामलात में बजाते खुद प्रॉब्लम रहेगी, और इज़्ज़त शोहरत लोगों के दिलों में घर होना ये एक अपनी जगह। लेकिन जब 3rd हाउस में, लिब्रा के 3rd हाउस में ज़ोहल हो तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो खान साहब अपने कैरियर का काफ़ी ज़्यादा मज़ीद नुकसान कर सकते मज़ीद हैं। भी होगा। तो कार्ड भी देखते हैं खान साहब के पोजीशन से मुतल्लिका कि खान साहब की करंट पोजीशन क्या है और आगे जाके क्या होगी, टैरो कार्ड क्या कहते हैं। तो 3 कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। और इसके बाद मेरे ख्याल से जो हमारी पब्लिक है ना, वो भी अपने सवाल इस हवाले से तैयार कर लें कि आपके जो है आप कार्ड निकालें, आप कार्ड निकालें, क्योंकि आप कार्ड निकाले थे इसलिए मैंने बोलना शुरू कर दिया कि ज़रा हमारी जो आवाम है वो जानना सब कुछ चाहती है, और उनके मुताबिक भी कौन सा सियासतदान जो है वो इस दफ़ा इंतखाबात में कितनी पावर के साथ अपना जो पावर शो करेगा, ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं जी खान साहब की करंट एनर्जी क्या नज़र आती है। तो करंट एनर्जी में खान साहब जो है, क्योंकि तीसरे कार्ड को देखना है, तो खान साहब के साथ प्रेशर है, चीटिंग है, प्रॉब्लम है, टेंशन है। बिलाशुबा खान साहब जो है इस वक्त इस सूरत हाल में भी हैं कि किसी तरीके से एक ऑफ़र पेश की गई थी कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। ये तो पता है ऑफर की गई थी, है ना जी, ये ऑफ़र वाला कार्ड था। पहला कार्ड ऑफ़र वाला था कि आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, आप बाहर चले जाएं, और दूसरे कार्ड में ये था कि आपको फ़ायदा दिया जाएगा, आपको सपोर्ट की जाएगी। लेकिन खान साहब ने क्लैरिटी दे दी इस बात की कि मैं नहीं बाहर जाऊंगा और मैं कैद में ही रहना पसंद करूंगा। ये कैद का कार्ड है और पकड़े जाने का, और खान साहब ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया कि मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा कि अगर मैं बाहर जाऊँ या यहाँ पे रह के बगैर किसी मामले के निगोशिएट करूँ। तो खान साहब ने बात मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से खान साहब अभी के जो है वो जेल में रहेंगे, और सूरत हाल में खान साहब की एनर्जी जो है वो नेगेटिव मेरे ख्याल से अब हमें ना स्विच करना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी पे। वो इसलिए क्योंकि अपनी अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें, आप कार्ड्स निकालें तब तक, तो हरमीत इलेक्शन कैंपेन्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले जिसने इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी ना वो है बिलावल भुट्टो जरदारी, और बड़े जोरों शोर से उन्होंने लाहौर में अपनी टीम का मैं वैसे सोच रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जब होते हैं दीगर ममालिक में, तो वहाँ पे जब बात की जाती है मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की जाती है, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली हमारे सेलिब्रिटीज़ सारे पॉलिटिशियन ही बने हैं जिन्होंने कख नहीं किया इस मुल्क के लिए। लेकिन उनका सुनना भी, उनके बारे में जानना भी बड़ा ज़रूरी है। आप दुरुस्त फरमा रही कि बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरीके से कैंपेन शुरू की और बड़ी तेज़ी से, नौजवान है और बड़ा एक्टिव है, उनका रोल है, चाहे वो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कही जा रही है कि क्या वाकई हालात बदल सकते हैं। दाऊद जी, कहा जा रहा है कि शेरवानी जो है बिलावल भुट्टो के लिए भी तैयार की गई है, क्या लगता है? बताएं जनाब उनकी शेरवानी। बिल्कुल, आपने बिलावल के बारे में बात तो की, लेकिन बिलावल के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन हो सकता है कि वो शायद वजारत उज़्मा का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि ये जो पहला कार्ड है बिलावल भुट्टो का, वो ये है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, प्रेशर, शुरुआत वो करना चाहते हैं नई ज़िंदगी का वजारत उज़्मा के तौर पे, और बहुत बड़े बड़े फैसले करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे दरमियान में एक डेथ कार्ड मौजूद है। वो ये बात नज़र आती है कि गवर्नमेंट बनाने में तो शायद बिलावल किरदार अदा करें, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि बिलावल जो है वजारत उज़्मा की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ उनको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी प्रेशर बैलेंस ही करना होता है, वैसे चल नहीं पाता, मुश्किल होता है। तो मुश्किल बिलावल के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है कि अगर वजारत उज़्मा में अगर उनको किरदार दिया जाए तो बिलावल संभाल पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे सूरत हाल ये ही नज़र आती है कि बिलावल के लिए वजारत उज़्मा को संभालना मुश्किल होगा।
अच्छा चलिए ये वाली बात अब ठीक है। दाऊद साहब, एक और चीज है, जाहिर बात है दो सीनियर है, क्योंकि जाहिर बात है कि उनका भी बड़ा ख्वाहिश है ना, ख्वाहिशात का अंबार है भाई साहब, हमने सदर बनना है, हमने वज़ीर आज़म बनना है। अब आपसे जानना चाहेंगे भाजी, नवाज शरीफ साहब तैयारी करके आए, लंदन से कुछ चीजें बटन शटन भी मंगवाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि आया इस उम्र में वज़ीर आज़म के मनसब पर वो बैठ सकेंगे और इसके बाद फिर जरदारी का कार्ड प्ले कीजिएगा? सर, कार्ड तो वो प्ले करते रहते हैं दीगर पार्टियों के हवाले से। देखिए, नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मौजूदा पोजीशन में जो नवाज शरीफ साहब हैं, इनके जो थर्ड हाउस में है जो जोहल बैठा हुआ है, ये इक़्तिदार की अलामत नज़र आता है। ओके। और ये लंबा अरसा के लिए नज़र नहीं आता, ये तकरीबन 2 से 2.5 साल के अरसे के लिए ऐसे नज़र ना आता कहीं है। पहले भी ऐसे ही हुआ है और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि कैप्रिकॉन जो है, जो नवाज शरीफ का स्टार है, उसके थर्ड हाउस में जो जोहल है वो इक़्तिदार तो ज़ाहिर करता है, मगर सेहत की ख़राबी प्लस यहाँ पे 2 से 2.5 साल के अरसे का अरूज, ये इस तरह की सिचुएशन दिखा रहा है। मौजूदा करंट पोजीशन में स्टार्स की एनर्जी के मुताबिक ऐसी कंडीशन नज़र आती है, चाहे इसमें हालात जैसे भी हों, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की आपस में यहाँ पे जोर आजमाई हो, चाहे जो भी हो, लेकिन स्टार जिस चीज़ को सपोर्ट करेंगे हमने उसकी बात करनी है। अच्छा। यहाँ पे मैं कार्ड्स की एनर्जी को भी नवाज शरीफ की करंट एनर्जी के तौर पे देखूंगा और फिर मैं आपको यहाँ पे कार्ड से ही फैसला यहाँ पे देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल नवाज शरीफ आप साहब की एक काम रहेगी। करिए, आप कार्ड निकालें, और कार्ड निकालने के दौरान हरमीत आपको पता है हमने एक चीज़ इसको भी डिस्कस करना है, ऑल दो कि हर जगह डिस्कस हो रही है कि हम नवाज शरीफ को चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनाने के हवाले से रास्ता बिल्कुल क्लियर है, ऑल सेट टू गो। बट अगर हम बात करें शहबाज शरीफ की, तो एक सवाल ये भी आवाम के जहन में है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, क्योंकि विड्रॉ करने की बातें भी ऑन एंड ऑफ हमारे कानों में पड़ती रहती हैं, तो हम उसको सुनते रहते हैं। तो ये वाली जो है ना सिचुएशन, ये कार्ड से क्लियर कीजिएगा। मोटर यानी इस रास्ते को हमवार करने के लिए शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा काम किया है, और फिर रास्ता हमवार हुआ तो नवाज शरीफ साहब आए, और हालात वाकई में ऐसे लग रहे हैं साजगार ही हैं, क्योंकि उत्ते गल हो गई है ना, तो जब उत्ते गल हो जाती है तो फिर बहुत कुछ ही मामला ठीक हो जाते हैं। बाजी दाऊद जी, है ना दाऊद जी? बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पे मैंने जब नवाज शरीफ साहब के टैरो किए, उनके कार्ड निकाले, तो पहला कार्ड ही क्वीन ऑफ कप। तो यहाँ पे सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ के साथ डील तय है, सिचुएशन तय है, लेकिन मैं आपको ये बात भी बताता जाऊँ कि ये इतना आसान काम नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए गवर्नमेंट करना, बहुत मुश्किल और प्रेशर होगा, क्योंकि ये सेकंड कार्ड जो है, परेशानी तो नवाज शरीफ साहब को भी लगेगी। और जिस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतना चाहते हैं, या जिस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं, वो इतना आसान काम नहीं है उसको बर्दाश्त करना, या जितनी उनको तनकीद का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड कार्ड में यहाँ पे बड़ा प्रेशर, बड़ी तनकीद और बड़ा फैसला। तो इक़्तिदार तो वो ले लेंगे, लेकिन इस इक़्तिदार को इतना मामूली ना समझें, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े बड़े फैसले करना पड़ेंगे, बड़ी बड़ी सिचुएशन में इनको कामयाबी मिलेगी, मगर और जो है रिएक्शन होगा। अवाम इतना बहुत ज़्यादा डीपली साथ नहीं दे रहे नवाज शरीफ साहब का, कांटे होंगे, कोयले होंगे, तो रुकावटें होंगी। वो कहते हैं ना कि ये फूलों की सीज नहीं बल्कि कांटों का जो है वो मंजर पेश करेगा नवाज शरीफ साहब के लिए इक़्तिदार। हाँ, अगर एक बात है कि अगर इनको 2 या 2.5 साल का जो वक्त दिया जाएगा, उसमें ये बड़े बड़े फैसले अगर कर लें, अपने ऊपर जो इनके ऊपर इल्ज़ामात या प्रेशर या किसी भी चीज़ की, अगर आवाम को ये एक बहुत बड़ी सहूलत दे दें, आवाम को के लिए जो इतना बड़ा प्रेशर है, कर्ज़ों का प्रेशर, महंगाई का प्रेशर, अगर रिलीज़ कर दें तो बहुत आसानी, लेकिन इतनी आसानी से इनको गवर्नमेंट करने दी नहीं जाएगी। दाऊद जी, एक और चीज़ सोहा, आपने देखा होगा एक ही शख्सियत जो कार्ड प्ले करता है तो कार्ड प्ले हो जाते हैं। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बात कर, तो आसिफ अली जरदारी साहब की करंट एनर्जी मैं देखता हूँ टैरो कार्ड से, फिर अभी तो करंट एनर्जी होगी, फिर जो लास्ट में हम इनके आने वाले वक्त की एनर्जी को भी देख के फिर फैसला कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं
कि इक़्तिदार का हुमा या मुल्क के हालात 2024 में ऊंट किस करवट बैठेगा, तो आसिफ अली जरदारी की करंट एनर्जी को भी देख लेते हैं। फिर इन तमाम चारों सियासतदानों के आने वाले वक्त की एनर्जी के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आसिफ अली जरदारी इस वक्त सोच क्या रहे हैं और उनकी अच्छा, करंट उनकी सोच के एनर्जी। बारे में आप बात कर रहे हैं हरमीत, आपको पता है हमेशा उनको मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका कार्ड जहां वो पत्ता फेंकते हैं वो कार्ड चल जाता है। लेकिन उनके अपने कार्ड जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि हमने देखा है पिछले दिनों में उनकी सियासत को, और उन्होंने हमेशा बड़ी अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिया, खासतौर पे अपनी पार्टी को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। सो इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम को तक़वियत देने के लिए और पीडीएम को ताकत में लाने के लिए आसिफ जरदारी साहब ने जो गेम खेली वो किसी ने नहीं खेली। और जिस तरीके से उन्होंने पड़ाव डाला लाहौर में, दीगर इलाकों में, गुजरात में, पहलवानों के शहर में जो चौधरियों को राजी करना, फिर चौधरियों के बीच में दरारें डालना, वही जानते हैं। ठीक है, बताएं उनके जनाब, कार्ड क्या कहते हैं? अगर आसिफ अली साहब की बात करें, जरदारी साहब की बात करें, तो जरदारी जो है इस वक्त मौजूदा पोजीशन में दोनों तरफ का खेल देख रहा है। जरदारी साहब ने अभी बड़ा फैसला नहीं किया। एक फैसला जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये कि जरदारी साहब जो है इस बात पे बजिद हैं कि मेरे बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, मैं सिंध कार्ड खेल सकता हूँ और मेरे पास पावर है, आप जितनी भी सीट ले लो, हमारे बगैर गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो हमें जो है वजारत उज़्मा दी जाए। और यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है यहाँ पे कप है। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए 2 या 2.5 साल का अरसा इक़्तिदार में नज़र आता है, तो यहाँ पे कहीं बंदर बांट ना हो जाए और ये ना कहा जाए कि जरदारी साहब के पहला हिस्सा आप कर लो और अगला हिस्सा हम कर लें। और शायद मैं यहाँ के इस सूरत हाल में, क्योंकि यहाँ पे 5th कार्ड में और 4th कार्ड में ये लंदन प्लान की एक बासगश्त है, यहाँ पे ये जो कार्ड है, लंदन प्लान तो चलिए आपका और हमारा एक लफ्ज है ना, लंदन प्लान ये तो हमारी सियासत का एक लफ्ज है। ये कार्ड वो डिपेक्ट क्या है, कर ये रहा है? कार्ड वो है जो बाहर के मुल्क में फैसला हुआ था, बाहर बैठ के फैसला हुआ था। जब 2 लीडर बाहर बैठे थे वहाँ फैसला हो चुका था इस बात का। कार्ड्स की एनर्जी ये कहती है। मिलके लास्ट खाएंगे। और फिर लो जी बिल्कुल लास्ट ठीक कह रहे हैं कार्ड आप। ठीक है, बाबर आजम की तरफ आते हैं। बहुत हो गए सियासतदान, अल्लाह इनको हिदायत दे कि मामला ठीक करके जाए, मुल्क को ठीक करके जाए। बाबर आजम की जो मामलात है, करियर थोड़ा सा लग रहा है कश्मकश में, क्या लगता है उसको? देखते हैं जनाब बाबर आजम की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। तो बाबर आजम के कार्ड्स भी निकालते हैं। अच्छा, वैसे ये भी ठीक है, सियासत के मैदान से ना सीधा क्रिकेट के मैदान में, वो जी। इसलिए क्योंकि बात बहुत हो तब्दील गया। करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबर आजम की करंट एनर्जी टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या नजर आती है। तो बताया बाबर था कि आवाम को भी थोड़ा रिलैक्स हो, आवाम हमारा को कार्ड तो आपने प्ले नहीं करना है, तो बाबर आजम के ठीक है। देखें जनाब, बाबर आजम के बारे में अगर बात करूं, एक बहुत बड़ा मंजा हुआ खिलाड़ी है बाबर आजम। दी सन कार्ड जहां मौजूद होता है, बाबर आजम का bright। मुस्तकबल बहुत अरूज पे रहेगा। बिलाशुबा उसके ऊपर प्रेशर रहा है। वर्ल्ड कप में उस तरह का परफॉर्म शायद नहीं कर पाया जिस तरह का हम चाहते थे, लेकिन बाबर आजम के ऊपर, बाबर आजम अभी मजीद क्रिकेट खेलेगा, उसकी क्रिकेट खत्म नहीं काली हुई आत्माएं घटक रही हैं और भटक रही हैं साथ। बिल्कुल वो बहुत, और उसका आने वाला आगे 3 साल का वक्त जो है वो बहुत ब्राइट नजर आता है। Okay। बाबर आजम का, बाबर आजम के लिए कामयाबियों के रास्ते बहुत ज्यादा वसी नजर आते हैं और बाबर आजम अच्छा। के लिए कामयाबियों के रास्ते हमेशा खुले इंशाल्लाह। रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये बात इसलिए हमने आपसे पूछी, ये आवाम सुबह से सियासत सुन रही है, लेकिन अगर आप अपने सितारों का हाल जानना चाहते हैं तो चूंकि आप दाऊद जी को ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ स्क्रीन्स पे देखते रहते हैं और इनके जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं उस पर जाकर अपना हाल आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आपका हाल अच्छा होगा तो आप मुल्क का तो या आप बेहाल अपने नहीं होंगे इस वक्त। लोगों का हाल बेहतर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सोशल मीडिया जब आप खोलते हैं तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो पिक्चर आपके सामने ज़रूर आ जाती है जो कि सर्कुलेट होकर आप तक पहुंचती है, और यकीनी तौर पर बाज़ औक़ात आप दंग रह जाते हैं ये देख के कि छोटे छोटे बच्चे वो क्या सोच रखते हैं, क्या लिख देते हैं, क्या गा देते हैं और क्या पढ़ देते हैं। तो अगर हम बात करें ऐसे इशूज़ की जिनको हमेशा हमने सेंसिटिव इशू समझा है, क्लोज टू आवर हार्ट, और हमेशा आपको बड़ा परेशान भी कर देते हैं, अफसोस भी होता है। जब कश्मीर की बात आती है अरमी, तो यकीनी तौर पर हर पाकिस्तानी जो है वो एक अलग सोच रखता है, अलग नज़रिया रखता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसकी खूबसूरत सी वादी कश्मीर नज़्म जो है वो आज आप सोशल मीडिया पर वायरल देख रहे हैं, और उस बच्चे ने इस नज़म को किस तरह से पढ़ा वो आपने यकीनी तौर पर क्लिप तो देखा होगा। लेकिन आज वही होनहार स्टूडेंट जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हरमीत के साथ। सो हरमीत, ओवर टू यू। वसीक आपके साथ मौजूद है। वसीक बिल्कुल, मुस्तफा। सो आप दुरुस्त फरमा रही कि सोशल मीडिया का दौर है, और सोशल मीडिया में अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे चेहरे जो
ख़ास बन जाते हैं और कहीं ना कहीं एक वीडियो, एक क्लिक ऐसा वीडियो वायरल हो जाती है जिसके बाद हम देखते हैं कि बड़ी स्क्रीन पर भी आ जाते हैं। मोहम्मद वसीक हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं वसीक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताएं। हाँ, वो बनेगा, वो बताएगा। सुहा मैम का कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक यू। ये हमारे प्रोड्यूसर ने बुलाया। देखो ये अब ये फिर वो गुस्सा कर लेंगे। अच्छा वसीक, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कश्मीर के हवाले से आपने नज़म ये आपने लिखी है या गाई है? शायर कोई और है? शायर कोई और है और सिंगिंग मैंने की है और कंपोजिशन भी हमारी है, मेरी है। बड़े दिल से हमने इसको कंपोज किया है और शायरी इसकी मेरी अंकल ने की है। अच्छा, एक्चुअली मतलब घर में शायर और घर में ही गाने वाला बच्चा। ये बताइएगा कि जो आप ज्यादातर गाते हैं, क्या कोई राहत फतेह अली खान की तरफ कुछ गा लेते हैं या सिर्फ नज़म हो गई या दीगर ऐसी चीजें एंथम के हवाले से ये इस पर ज्यादा आपकी जो है वो ज्यादा ध्यान होता है कि यही गाना है? मेरा ज्यादा फोकस जो एक्चुअली है वो एंथम्स, पोएम्स, नज़मों की तरफ या नातों की तरफ। बाकी जो गाने होते हैं सैड म्यूजिक इस तरह का मेरी तरफ मेरा उस तरफ कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। बस मैं अभी आपकी उम्र क्या है कि सेट की तरफ जाएं? भी तो आपने उम्र देख ली। मैं बताती हूँ, मैं बताती अच्छा, हूँ। वसीक की उम्र जो है ना वो सिर्फ 13 साल है। वसीक, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप मुझे बताएं, जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो वो एक ऐसा सेंसिटिव और क्लोज टू आवर हार्ट टॉपिक है कि हम हमेशा बड़ा परेशान हो जाते हैं, अफसोस होता है। हमारे बहन भाई हैं जो कश्मीरी हैं वहाँ पे और वो एक किस्म की कैद की ज़िंदगी ही गुजार रहे हैं। तो वाई कश्मीर? या मतलब आपको हिस्ट्री पता होगी, आपने थॉरली इसको स्टडी भी किया होगा, या आपके अंकल जिन्होंने शेर व शायरी की इस हवाले से। सो कश्मीर के बारे में आप क्या समझते हो और आपने जब इस नज़म को पढ़ा तो आपकी क्या फील थी? इतना हमेशा से मैंने इसको इतना कश्मीर को स्टडी नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से उसके हालात और बातें चलती रहती हैं हर वक्त, कश्मीर पे कभी भारत हमला कर रहा है, हर वक्त लड़ाई हो रही है, हर वक्त कत्ल हो रहे हैं वहाँ पर, तो देख के ही बुरा लगता है कि क्यों उन जालिम वो जुल्म हो रहा है उन पे। हाँ बेटा, एक और चीज सुना दीजिएगा। ये जो नज़म चाचा जी ने लिखी और आपने भतीजे ने ये गाई है, तो हम चाहते हैं कि आप सुनाई दें। सुना दे फिर हमें। हाँ। जज्बे हैं जवां अपने, दुआओं में है तासीर, आजादी पे कुर्बान हर एक तिफलो जवां पीर। मिल जाएगी एक रोज तेरे ख्वाब की ताबीर, क्या बात, ए खुल्द की तस्वीर, मेरी वादिये कश्मीर, ए वादिये कश्मीर, ए वादिये कश्मीर, ए वादिये कश्मीर, मेरी वादिये कश्मीर। वाह, बहुत बड़ी प्यारी आवाज है आपकी, बड़ी सुरीली आवाज है आपकी। अच्छा, ये जब वायरल हुआ, ये क्लिप आपका बड़ा वायरल है इस वक्त, बहुत सारे लोग देख चुके हैं, तो जब स्कूल जाते हैं ना तो दोस्त कहते हैं आपका यूट्यूब पे हम ज्यादा देखते हैं, सोशल मीडिया, कितनी खुशी होती है। और इसके बाद कोई और नज़म भी लिख रहे हैं, गजा पे कुछ लिख रहे हैं, क्योंकि हालात वहाँ भी बहुत खराब है बेटा। या गजा पे भी मेरा बहुत जल्दी एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है, और वो जल्दी रिलीज भी हो जाएगा इंशाल्लाह। और जब स्कूल जाता हूँ तो हमेशा से जिस स्कूल में भी मैं गया हूँ, क्योंकि हमेशा से मैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट आता रहता है मेरा यूट्यूब पे, 5 साल से मेरा कोई ना कोई होता ही है प्रोजेक्ट। तो हर स्कूल में टीचर्स के सामने मैं ही सबसे सामने होता हूँ। टीचर कहती है ना उड़ जाओ बेटा, सुना दो कुछ। हाँ सुना दो, तो या अगर वो पूछती हैं कि कौन करेगा, कौन सिंगिंग करेगा, कौन असेंबली में परफॉर्म करेगा, तो सारी क्लास की तरफ मेरी होती है और मैं नजर आपकी तरफ होती कि ध्यान से देखिए ये है वो बच्चा। अच्छा वसीक, एक और चीज मैं चाहता हूँ कि कुछ सुना दें, लास्ट में कुछ सुना के चले जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे आवाज की बड़ी प्यारी, हम जरूर सुनेंगे, हमने लास्ट दिन से सुनना भी है। और सुनने से पहले एक सवाल मेरा आपसे है छोटा सा, वो ये कि हम आपसे ही क्लोजिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। आप गाएंगे तो भी हम बाय बाय करेंगे अपनी पब्लिक को, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर हम ओवरऑल देखें तो आपने कहा कि 5 साल से तो मैं कर रहा हूँ, तो अभी तो आप 12-13 साल के हो, तो इसका मतलब बहुत छोटी उम्र से ही सीखना सिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे ये बताओ कि ट्रेनिंग होती है, रियाज करते हो, किसको फॉलो करते हो, किसको ज़्यादा सुनते हो, और फिर अभी तो छोटे से हो, एम्बिशियस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए माशाल्लाह, कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज़्यादा हो, तो आपका क्या एक गोल है जो आपने अचीव करना है कि भाई ये मेरा टारगेट है, यहाँ तक मैंने जाना है और ये मैं करूँगा इंशाल्लाह? या मोहम्मद अली शुजा अहमद एक नात गो शायर हैं,
उनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जिस तरीके से वो नात पढ़ते हैं, जिस तरीके वो शायर हैं, लिखते हैं नाते हैं, उन्हीं के नातों को मैं ज़्यादातर पढ़ता भी हूँ। और जहाँ बात रियाज की आती है तो मैंने अपने घर में ही अपना एक स्टूडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ, रियाज करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। और बाबा की सपोर्ट है मेरे साथ, वो हर वक्त मुझे ट्रेन करते रहते हैं, हर वक्त कोई नई चीज़, हर रोज़ कोई नई चीज़ सिखाते रहते हैं। क्या बात। इंस्ट्रूमेंट सारे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सिखाए हैं, और जो भी आजकल प्रोजेक्ट्स हैं वो उन्हीं की वजह से हैं। और तो स्टडी टू डिस्टर्ब नहीं करते ना साथ बहुत साथ, है मेरे साथ ये support। सब कुछ करने के साथ साथ स्टडी टू डिस्टर्ब नहीं होती? ग्रेड क्या आते हैं पहले ये बताओ ना जरा। स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से मेरे A या A+ ही आते हैं, वाह, कभी good। B में मैं नहीं गया। गुड गुड गुड। तो भाई कमाल करते हैं आप, कमाल के बच्चे हैं आप, और इतना जबरदस्त टैलेंट हमारे पास मौजूद है। और वसीक जाते जाते कुछ अच्छा सा गा लीजिए, सुना दे कुछ। सुना दीजिए, क्योंकि गाना तो आपने है नहीं, सुनाना ही है। दिल दिल पाकिस्तान सुना देता यही हूँ। सुनाए, सुनाए। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। क्या बात है वसीक, पाकिस्तान कमाल। जिंदाबाद। जिंदाबाद। बस इसी पैगाम के साथ कि आपने पाकिस्तान में, चूंकि आप हैं तो पाकिस्तान के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं दिल से करें, और कोशिश करें कि जिस तरह से इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए पार्टिसिपेट जैसे कि वसीक कर रहा है, तो अगर आपके पास ये मौका है तो इसको ज़रूर कैश करें। आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।